हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। और आज बच्चों हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में से 4 से 8 नंबर तक का क्वेश्चन आपसे पूछता है और बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। इस चैप्टर को आराम से आपको नंबर दिलवा के जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाने की गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। राइट, इजी चैप्टर है, आप इजीली इसके अंदर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस चैप्टर को आराम से करिएगा। अगले 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग पूरा का पूरा ये टीडीएस रिवाइज कर लेंगे। इसके अंदर 2 नए सेक्शन आए हैं, 194P 194Q। वो 2 सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए, क्योंकि रीसेंट अमेंडमेंट है। जहां तक मुझे उम्मीद है इंस्टीट्यूट उसमें से क्वेश्चन जरूर 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 पूछेगा आपसे। राइट, तो उन 2 सेक्शंस को बहुत ही अच्छे से करके जाना है हमको। आइए स्टार्ट करते हैं। TDS, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद रिगार्ड टू सैलरी इनकम, सेक्शन 192। सबसे पहले आपके ऊपर कौन सा आता है सर? सबसे पहले जो सेक्शन आता है वो सेक्शन आता है सैलरी के ऊपर टीडीएस। अब सैलरी के ऊपर टीडीएस कौन काटेगा? बट ऑब्वियस है कि सैलरी का टीडीएस एम्प्लॉयर काटेगा। राइट, अच्छा आपको बेसिक क्लियर है कि नहीं है? इसमें बेसिक आप लोग को इसमें क्लियर है कि नहीं कि पेयर कौन होता है, पेई कौन होता है, टीडीएस कौन काटेगा? सर जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वो पेयर है, जिस पर्सन को पेमेंट मिल रही है वो पर्सन पेई है। पेयर जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है, जिसको हम डिडक्टर भी बोलते हैं। पेई का टीडीएस डिडक्ट होता है, जिसको हम डिडक्टी बोलते हैं। डिडक्टी का जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो उसके लिए इनकम होती है। मतलब टीडीएस को आप इनकम मानेंगे और उसको आप अपनी इनकम का पार्ट दिखाएंगे। लास्ट में जब आप अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे उसमें से आप टीडीएस का एडजस्टमेंट क्लेम कर लेंगे। राइट, इस चीज को ध्यान में रखना। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद रिगार्ड टू सैलरी इनकम, सेक्शन 192। सैलरी कौन पे करेगा? सैलरी एम्प्लॉयर पे करेगा एम्प्लॉय को। और जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करेगा उस सैलरी में से टीडीएस काट के पेमेंट करेगा। अब एम्प्लॉयर कितना टीडीएस काटेगा ये डिपेंड करेगा कि एम्प्लॉय की इनकम कितनी है, उस इनकम पे टैक्स कितना बनता है, और उस टैक्स की वो 12 किस्तें निकाल देगा। मतलब नॉर्मल तरीके से एम्प्लॉय का टैक्स निकाला जाएगा और उस टैक्स को 12 इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स हैं, उनका इनकम अंडर द हेड सैलरी लेट सपोज 10 लाख रुपए का है। उनके पास इनकम अंडर द हेड सैलरी लेट सपोज 10 लाख रुपए का है। तो जल्दी से 10 लाख रुपए पे टैक्स निकालिए, कितना आएगा? 1,12,500 प्लस 4%। कितना आ रहा है जल्दी से बताइए? 1,12,500 प्लस 4% कितना आ रहा है? 10 लाख रुपए की अगर सैलरी है मिस्टर एक्स की तो 10 लाख पे 1,12,500 प्लस 4% 1,17,000। तो मिस्टर एक्स की जो टैक्स लाइबिलिटी है पूरे साल भर की वो 1,17,000 की है। इसका एम्प्लॉयर क्या करेगा? इस 1,17,000 को 12 से डिवाइड कर देगा। 9,750 रुपए हर महीने उसकी सैलरी में से क्या करे जाएंगे? डिडक्ट करे जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको एम्प्लॉय की सैलरी एस्टिमेट करनी है। सैलरी एस्टिमेट करने के बाद उसका टैक्स एस्टिमेट करना है और जो उसका एस्टिमेटेड टैक्स निकल रहा है उसको 12 से डिवाइड कर देना है। आपको हर महीने उतना टीडीएस उसकी सैलरी में से काटना है। एम्प्लॉय अगर चाहे तो अपनी अदर इनकम्स अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग द टैक्स। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को 4 लाख रुपए का रेंट आता है तो वो अपने रेंटल इनकम अपने एम्प्लॉयर को डिस्क्लोज कर सकता है। एम्प्लॉयर उस रेंटल इनकम को सैलरी इनकम में ऐड करके तब टीडीएस काटेगा। सिमिलरली अगर उसके पास कोई कैपिटल गेन में इनकम है, अदर सोर्सेस में इनकम है, तो वो डिस्क्लोज कर सकता है। ये ऑप्शनल है। असेसी चाहे तो डिस्क्लोज कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। लेकिन अगर असेसी के पास अदर इनकम की जगह अदर लॉसेस हैं, मतलब उसके पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, पीजीबीपी में लॉस है, कैपिटल गेन में लॉस है, अदर सोर्सेस में लॉस है, तो आप इस लॉसेस को इंक्लूड नहीं कर सकते अदर देन हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। आप अपने एचपी के लॉस को अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हो, वो इस लॉस को कंसीडर करेगा आपकी इनकम कैलकुलेट करने के लिए और आपकी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एचपी के अलावा कोई लॉस है, मतलब पीजीबीपी में, कैपिटल गेन में, अदर सोर्सेस में, तो वो लॉस को आप अकाउंट फॉर नहीं करवाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस।
इनकम है आपके पास कैपिटल गेन में, पीजीबीपी में, अदर सोर्सेस में, तो वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस में लॉस है तो वो लॉस को अकाउंट फॉर नहीं किया जाएगा। अगर एम्प्लॉय एक टाइम पे दो जगह पर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, वो ए लिमिटेड में भी काम करते हैं और वो बी लिमिटेड में भी काम करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी एक एम्प्लॉयर को अपने दूसरे एम्प्लॉयर की इनकम, सैलरी जो वहां से मिल रही है उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स क्या करते हैं, ए लिमिटेड को डिस्क्लोज कर देते हैं कि उनको बी लिमिटेड से कितनी सैलरी मिल रही है। तो ए लिमिटेड क्या करेगी, जो खुद वो सैलरी दे रही है उस पे तो टीडीएस काटेगी ही, साथ में जो बी लिमिटेड की इनकम है उसे भी कंसीडर कर लेगी। यानी कि जब आप एक टाइम पे दो जगह पर काम कर रहे हैं, ए लिमिटेड में भी, बी लिमिटेड में भी, तो कोई एक एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा। आप किसी एक एम्प्लॉयर को चूज कर सकते हो टीडीएस डिडक्ट करवाने के लिए। आप दूसरे एम्प्लॉयर से मिलने वाली रिम्यूनरेशन उस पहले एम्प्लॉयर को बता दीजिएगा, वो उसे अकाउंट फॉर कर लेगा टीडीएस काटने के लिए। ठीक है, अब आप लोग को पता है हमारे पास न्यू रिजाइम आ चुकी है 115 बीएसी में। तो अगर एम्प्लॉय इच्छुक है नई रिजाइम के अंदर टैक्स पे करने के लिए, तो उसे अपने एम्प्लॉयर को पहले बताना पड़ेगा कि मुझे 115 बीएसी में टैक्सेस देने हैं, तो मेरी टीडीएस की लायबिलिटी आप 115 बीएसी के हिसाब से डिटरमाइन करिएगा। और एक बार आपने अपने एम्प्लॉयर को बोल दिया कि मुझे 115 बीएसी लेना है और उसने पहला टीडीएस 115 बीएसी के हिसाब से काट दिया, तो बाद में अपना ऑप्शन आप चेंज करके ओल्ड रिजाइम में नहीं आ सकते। राइट मतलब अगर एक बार पहली सैलरी में से अगर 115 बीएसी के हिसाब से टीडीएस कट गया है, तो पूरे साल भर फिर 115 बीएसी के हिसाब से ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। राइट मैंने क्या क्या बोला आपसे, मैंने आपसे बोला कि एम्प्लॉय का टीडीएस एवरेज रेट से कटता है। एवरेज रेट का मतलब एम्प्लॉय की पूरे साल भर की सैलरी डिटरमाइन कर ली जाती है, उस पर टैक्स निकाला जाता है और उस टैक्स को 12 से डिवाइड करके हर महीने की टैक्स लायबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली जाती है। जो मंथली टैक्स लायबिलिटी है वही टीडीएस के रूप में काट दी जाती है। ये आपकी इनकम को एस्टिमेट करने के लिए एम्प्लॉय अगर चाहे तो अपनी अदर इनकम्स लाइक हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज डिस्क्लोज कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज का लॉस डिस्क्लोज नहीं कर सकता। एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास आप जॉब कर रहे हो एट अ टाइम, तो उस केस में आप किसी एक एम्प्लॉयर को अपने दूसरे एम्प्लॉयर की इनकम के बारे में बता सकते हो और एक ही एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा। इसके बाद अगर आप न्यू रिजाइम के अंदर अपनी टैक्स डिडक्ट करवाना चाहते हो तो अपने एम्प्लॉयर को आपको पहले से बताना पड़ेगा। वंस द ऑप्शन इज एक्सरसाइज्ड देन आप इसे मॉडिफाई या फिर ऑल्टर नहीं कर सकते। Every person making the payment of salary to the resident or a non-resident shall deduct tax at source. For this purpose, the employer shall estimate the tax liability of the employee and tax so estimated shall be deducted in 12 monthly equal installment. तो आपको उसकी सैलरी एस्टिमेट करनी है, उसका टैक्स एस्टिमेट करना है और उस टैक्स को 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे डिडक्ट करना है। If any person is working with 2 or more employers, in that case, he should submit the particular of his salary income from all the employers to one of the employer who will deduct the tax at source, taking into consideration income from all the employers. तो अगर आप एक टाइम पे एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो तो किसी एक एम्प्लॉयर को बाकी सारे एम्प्लॉयर से मिलने वाली सैलरी बता दो। If the employee has income under any other head, the employee shall be allowed even to report such income to the employer, and the employer shall take into consideration. If employee has loss under the HP, he shall allowed to report such loss to the employer. The employee shall be required to give प्रूफ, आपको उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का प्रूफ देना पड़ेगा। फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी अंडर द न्यू कंसेशनल रेट दैट इज सेक्शन 115 बीएसी, एम्प्लॉय नीड टू इंटीमेट द एम्प्लॉयर ऑफ इंटेंशन टू ऑप्ट फॉर अ न्यू कंसेशनल रेट। इंटीमेशन सो गिवन विल बी एप्लीकेबल फॉर द ईयर एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अगर आपके पास कोई डिडक्शंस है, 80C, 80D, 80U, 80TTA, 80TTB, आपको ये डिडक्शंस के बारे में भी अपने एम्प्लॉयर को क्या करना है, बता देना है, ताकि वो आपकी टैक्स लायबिलिटी को एस्टिमेट करते वक्त आपके इन डिडक्शंस को क्या कर ले, कंसीडर कर ले। अगला सेक्शन निकल कर आता है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ पेमेंट फ्रॉम आरपीएफ, सेक्शन 192A। अगर आपको आरपीएफ से पेमेंट मिल रही है, मतलब आप आरपीएफ से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, लमसम विड्रॉल कर रहे हो, आप
आरपीएफ से लमसम विड्रॉल कर रहे हो तो उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। अगर आपका विड्रॉल का अमाउंट एक्सीड करता है 49,999 को, यानी कि अगर आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का विड्रॉल कर रहे हैं, आप 50,000 रुपए या उससे ज्यादा का विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस केस में 192A के अंदर टीडीएस कटता है। टीडीएस कटता है एक फ्लैट रेट से जो कि है 10%। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई एम्प्लॉय अपने आरपीएफ में से लमसम पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उस केस में 10% का टीडीएस कटेगा अगर अमाउंट ऑफ विड्रॉल 50,000 या उससे ज्यादा है। अब आरपीएफ के विड्रॉल पे टीडीएस नहीं कटेगा अगर एम्प्लॉय ने कॉन्टिन्यूअस 5 साल की सर्विसेज प्रोवाइड करी है। एम्प्लॉय 5 साल की कॉन्टिन्यूअस सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, because of closure of the business of the employer, for the discontinuance of the business of the employer, for the contraction of the business of employer, for any reason beyond the control of the employer। कुल मिला के वही कंडीशंस जो आरपीएफ के विड्रॉल को एग्जेम्प्ट करती हैं, वो कंडीशंस जो आरपीएफ के विड्रॉल को एग्जेम्प्ट करती हैं। तो अगर आपके आरपीएफ का विड्रॉल एग्जेम्प्ट है तो फिर उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। आरपीएफ का विड्रॉल कब एग्जेम्प्ट होता है, आपको सैलरी वाले चैप्टर में मैंने बताया था। तो अगर आप आरपीएफ का विड्रॉल कर रहे हो और वो विड्रॉल एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस नहीं कटेगा। विड्रॉल एग्जेम्प्ट नहीं है तो आपका अमाउंट ऑफ विड्रॉल देखा जाएगा। अगर अमाउंट ऑफ विड्रॉल लेस देन 50,000 है, टीडीएस नहीं कटेगा। अमाउंट ऑफ विड्रॉल 50,000 या उससे ज्यादा है तो उस केस में टीडीएस कट रहा होगा। The person responsible for making the payment of RPF to any person shall deduct the tax at source if the amount to be paid is taxable। अगर वो अमाउंट टैक्सेबल है तो ही टीडीएस काटना। एंड टैक्स shall be deducted at source 10% provided the amount paid or payable during the particular year is 50,000 or more। मतलब आरपीएफ का विड्रॉल टैक्सेबल है और अमाउंट विड्रॉन इज 50,000 और मोर तो आपका 10% का टीडीएस कटेगा। अगर आरपीएफ का विड्रॉल एग्जेम्प्ट है, कब एग्जेम्प्ट होता है यहां पे लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया कि लगातार 5 साल की सर्विसेज दी। 5 साल की सर्विसेज क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि एम्प्लॉय की इल हेल्थ थी, या फिर एम्प्लॉयर का बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया, एम्प्लॉयर का बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर एनी रीजन जिसकी वजह से, एनी रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉय ने ए लिमिटेड के पास 3 साल काम किया, ए लिमिटेड के पास जो आरपीएफ था उसे बी लिमिटेड के आरपीएफ में डायरेक्टली ट्रांसफर करवा दिया। तो ऐसे केस में भी आपका आरपीएफ का विड्रॉल एग्जेम्प्ट होता है और जब जब आरपीएफ का विड्रॉल एग्जेम्प्ट होता है तब तब आपका टीडीएस नहीं कटता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है 192A के अंदर। 192A कहता है कि अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया, अगर पेई ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो उस केस में आपका टीडीएस कटता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है? मैक्सिमम मार्जिनल रेट होता है 30% का टैक्स प्लस 37% का सरचार्ज प्लस 4% का टीडीएस। 30% का टैक्स प्लस 37% का सरचार्ज प्लस 4% का सेस। कितना निकल के आ रहा है? 42.744%। 30% प्लस 37% प्लस 4%, 42.744%। तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.744% निकल के आएगा। दैट मीन्स कि अगर पेई ने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कटेगा विच इज 42.744। सेक्शन नंबर 192 एंड 192A क्लियर है सबको? सेक्शन नंबर 192 192A क्लियर है सबको? 192 192A क्लियर। सेक्शन नंबर 193 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 193 इज इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं, आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हैं और उन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने सिक्योरिटीज परचेज करी हैं और उन सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 193। उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 193। इंटरेस्ट कौन दे रहा होगा सर? बट ऑब्वियस है, जिसने भी डिबेंचर्स या बॉन्ड को इशू किया होगा। कौन इशू करेगा? कंपनी इशू करेगी। हो सकता है ये बॉन्ड्स गवर्नमेंट के हों, तो गवर्नमेंट ने अगर बॉन्ड इशू किया है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है, तो गवर्नमेंट टीडीएस काटेगी, राइट? टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। टीडीएस किस रेट से कटेगा बेटा? टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कब कब टीडीएस नहीं कटेगा।
ये आपको अच्छे से अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कब कब टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपने एनएससी ली है 7 साल वाली, अगर आपने एनएससी ली है 7 साल वाली, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने एनएससी ली है 7 साल वाली, तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड लिए हैं या फिर आपने नेशनल डिफेंस बॉन्ड लिए हैं, टीडीएस नहीं कटेगा। आपने बॉन्ड्स परचेज करे हैं सेक्शन 54 ईसी वाले, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल, और कौन से थे बेटा, एनएचएआई, और कौन सा था, आरईसीएल। अगर आपने ये वाले बॉन्ड्स लिए हैं तो इन केसेस में आपका कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको ध्यान हो, अदर सोर्सेस में मैंने आपको बताया था 54 ईसी के जो बॉन्ड्स होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट आता है वो इंटरेस्ट क्या होता है, सेक्शन 1015 में एग्जेम्प्ट होता है। अगर इंटरेस्ट ही एग्जेम्प्ट है तो फिर टीडीएस कटने की तो बात ही नहीं आएगी। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं कटता है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स लिए हैं, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स लिए हैं, या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स लिए हैं, तो उस केस में आपका टीडीएस कटेगा अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपए से ज्यादा का है। अगर इंटरेस्ट 10,000 रुपए के साथ 10,000 रुपए से ज्यादा का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पे जो इंटरेस्ट आता है उस पे टीडीएस नहीं कटता। लेकिन अगर आपने 8% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड लिए हैं या फिर 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड लिए हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 एक्सीड कर रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 एक्सीड कर रहा है, तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट ऑफ 10%। ठीक है। इसके बाद अगर आपने लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज खरीदी हैं उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर सिक्योरिटीज खरीदी है एलआईसी ने, जीआईसी ने, या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने, सिक्योरिटी परचेज करी है एलआईसी ने, जीआईसी ने, या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी ने, यानी कि कंपनी, लेट्स से रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स, लेट्स से रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स एलआईसी ने परचेज कर लिए, तो रिलायंस अपने इन डिबेंचर्स पे जब एलआईसी को इंटरेस्ट देगी तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उस पे वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। तो एलआईसी, जीआईसी, इंश्योरेंस कंपनी को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है ये वाला, जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को अकाउंट पे चेक से, और ये जो इंटरेस्ट है वो 5,000 रुपए एक्सीड नहीं करता है एक फाइनेंशियल ईयर में। 5,000 रुपए एक्सीड नहीं करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो इस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। सारी कंडीशंस पूरी होनी है। पहली कंडीशन है कि इंटरेस्ट डिबेंचर्स का होना चाहिए पब्लिक कंपनी का, रिसिपिएंट रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ होना चाहिए, पेमेंट अकाउंट पे चेक से होनी चाहिए, और जो इंटरेस्ट का अमाउंट है एक साल में, जो इंटरेस्ट का अमाउंट है एक साल में, वो 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशंस आप पूरी कर दोगे तो इस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इंटरेस्ट के ऊपर। मेरे साथ साथ रिपीट करिए, 7 ईयर की एनएससी अगर आपने खरीदी है तो टीडीएस नहीं कटेगा। नेशनल डेवलपमेंट या फिर नेशनल डिफेंस बॉन्ड खरीदे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। 54 ईसी वाले बॉन्ड्स खरीदे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदी हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड या फिर 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स आपने परचेज करे हैं जहां पर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 एक्सीड करता है, वहां पे आपका टीडीएस कट रहा होगा। लिस्टेड डीमैट सिक्योरिटीज खरीदी हैं तो उस केस में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट का पेमेंट एलआईसी, जीआईसी, इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा। अगर एक पब्लिक कंपनी अपने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दे रही है एक रेसिडेंट इंडिविजुअल को और पूरे साल भर का इंटरेस्ट अप टू ₹5,000 है, जिसका पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से होता है, ऐसे केस में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जी, 7 ईयर और मोर हो सकता है, लेस देन 7 ईयर नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या निकल कर आता है, सेक्शन नंबर 194, डिविडेंड इंक्लूडिंग द डिविडेंड्स ऑन द प्रेफरेंस शेयर। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है, 194 डिविडेंड की बात करता है। वो डिविडेंड जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिल रहा है, वो डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है।
टीडीएस कौन काटेगा? जो प्रिंसिपल ऑफिसर है डोमेस्टिक कंपनी का, वो टीडीएस काटेगा। जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो टीडीएस काटेगा। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10% का है। टीडीएस कब नहीं कटेगा? अगर डिविडेंड आपका अप टू ₹5,000 है। अगर डिविडेंड आपका अप टू ₹5,000 है इन अ फाइनेंशियल ईयर, जिसकी पेमेंट आप कर रहे हो बाय एनी मोड अदर देन कैश, जिसकी पेमेंट आप कर रहे हो बाय एनी मोड अदर देन कैश। डिबेंचर्स वाले केस में आपने नोटिस किया था क्या लिखा हुआ है? लिमिट तो 5,000 की थी, लेकिन पेमेंट कैसे करनी थी? अकाउंट पे चेक से पेमेंट करनी थी। पेमेंट कैसे करनी थी? पेमेंट अकाउंट पे ही चेक से करनी थी। लेकिन डिविडेंड के केस में वो क्या बोल रहा है कि पेमेंट कैसे भी कर सकते हो अदर देन कैश। पेमेंट कैसे भी कर सकते हो अदर देन कैश, मतलब बियरर चेक से पेमेंट करोगे तो भी चलेगा, क्रॉस्ड चेक से पेमेंट करोगे तो भी चलेगा, बस कैश नहीं होना चाहिए। बस कैश नहीं होना चाहिए। 5,000 की लिमिट यहां पर भी है, 5,000 की लिमिट यहां पर भी है। तो याद रखना, इंटरेस्ट और डिबेंचर, इंटरेस्ट और डिबेंचर, सॉरी इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड के केस में 5,000 रुपए का लिमिट रहता है। 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट या 5,000 रुपए तक का डिविडेंड देते हो तो उस केस में टीडीएस आपका नहीं कटता है। अगला पॉइंट निकल कर आता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेक्शन 194A, इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सॉरी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कोविड वाला परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं है भाई। कोविड वाले परसेंटेज एप्लीकेबल नहीं है, जो लिखे हैं वही एप्लीकेबल है, होते तो मैं आपको बता देता। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मतलब आपने एफडी करा रखी है, एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है। आपने किसी को लोन दे रखा है, उस लोन पे इंटरेस्ट आ रहा है। तो अदर देन सिक्योरिटीज, अदर देन सिक्योरिटीज अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस कटेगा। पेमेंट करने वाला व्यक्ति कोई भी पर्सन हो सकता है एक्सेप्ट इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ के साथ एक कंडीशन लगा रखी है। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस कब काटेंगे? इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब 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 उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड कर रहा होगा 1 CR को या फिर 50 लाख को। बिजनेस के केस में 1 CR देखना, प्रोफेशन के केस में 50 लाख देखना, राइट। बिजनेस के केस में 1 करोड़ देखना और अपना प्रोफेशन के केस में आप 50 लाख रुपीस चेक करना। क्या बोला मैंने कि सर 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 अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अदर देन सिक्योरिटीज और देने वाला व्यक्ति कोई भी है, कोई भी है, इंडिविजुअल है, एचयू नहीं, कोई भी है, कंपनी है, फर्म है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो आपका टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ भी टीडीएस काटेगा अगर उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख को एक्सीड कर रहा होगा। किस रेट से टीडीएस कटेगा? टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%। किस रेट से टीडीएस कटेगा? टीडीएस कटेगा एट द रेट ऑफ 10%, राइट। इन शॉर्ट ऑडिट करवाना होगा अंडर सेक्शन 44AB में। नहीं, पहले ये बात लिखी होती थी, पहले ये 44AB वाली बात लिखी होती थी, अब नहीं लिखी हुई है। क्यों नहीं लिखी हुई है? क्योंकि अब 44AB में ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ की भी है। अब तो ऑडिट की लिमिट 10 करोड़ भी है। किसी ने 44AD ऑप्ट करा हुआ है तो क्या वो नहीं काटेगा? नहीं। इसीलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहां पर 1 करोड़ और 50 लाख लिख दिया। पहले 44AB लिखा होता था, अब 1 करोड़ और 50 लाख है। सेक्शन में लिखी हुई है भाई, और कहां लिखी होगी? मन से थोड़ा ना बता रहा हूं। कब टीडीएस नहीं कटेगा? कब टीडीएस नहीं कटेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कब आपका टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है एक बैंक से और पोस्ट ऑफिस से, इंटरेस्ट आपको मिल रहा है बैंक से और पोस्ट ऑफिस से अप टू ₹40,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो अप टू ₹50,000 टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से 40,000 रुपए तक तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो उस केस में 50,000 रुपए तक आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ये जो 40,000 और 50,000 रुपए की लिमिट है ये ब्रांच वाइज है, राइट। लेकिन अगर सीबीएस एग्जिस्ट करता है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम एग्जिस्ट करती है, तो ये जो लिमिट है 40,000 और 50,000 की, ये ब्रांच वाइज नहीं है, ये बैंक वाइज है। ये ब्रांच वाइज नहीं है, फिर ये बैंक वाइज है। बात समझा कि नहीं?
अगर बैंक के पास सीबीएस एग्जिस्ट करता है, बैंक के पास सीबीएस एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में आपकी ये 40,000 की लिमिट और 50,000 की लिमिट पूरे के पूरे बैंक वाइज है। एसबीआई बैंक की 4 ब्रांचेस में अगर आपके पास एफडी है, चारों ब्रांचेस से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम एग्रीगेट में चेक करेंगे कि वो 40,000 और 50,000 को एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम ये माने कि बैंक के पास सीबीएस नहीं है, तो हम इंडिविजुअल ब्रांच से मिलने वाले इंटरेस्ट को चेक करेंगे कि वो 40,000 एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस है, आजकल तो हर जगह है। इसके अलावा अगर आपको और कोई इंटरेस्ट मिल रहा है अप टू ₹5,000, अगर आपको अप टू ₹5,000 इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। याद करने में देखो आसानी होगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड इनकम, अदर इंटरेस्ट, लिमिट कितनी है? 5,000 रुपए। 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस नहीं कटता है। 193 देखो, 194 देखो, 194A देखो, रेट कितना है? 10%। तो इंटरेस्ट हो, डिविडेंड हो, 10% से टीडीएस कट रहा है। अगर बैंक ने लोन दिया था और आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, बैंक ने आपको लोन दिया था और आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो, उस इंटरेस्ट पे आप टीडीएस नहीं काटोगे। पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपका इंटरेस्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में एग्जेम्प्टेड है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। पोस्ट ऑफिस से 3,500 रुपए तक का इंटरेस्ट आ रहा है, टीडीएस नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पे किया है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ने ऑन डिपॉजिट्स मेड विद देम, तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी ने अगर इंटरेस्ट पे किया है, उस पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इनकम टैक्स का रिफंड आया अलोंग विद इंटरेस्ट, इनकम टैक्स का रिफंड आया अलोंग विद इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड पे इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है, मैच्योरिटी पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है उसके ऊपर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर मेन जो बातें आपको ध्यान रखने वाली है वो ये पहली वाली है और ये दूसरी वाली है। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। 193, 194, 194A, एनी डाउट्स? 193, 194, 194A, एनी डाउट्स? 55,000 इंटरेस्ट फ्रॉम पीओ, देन एग्जेम्पशन 3,500 की लेस करके लिमिट देखी जाएगी। जी 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 जी, हाँ जी, बड़े आगे 194B, A का फर्स्ट पॉइंट, क्या दिक्कत है भाई? फर्स्ट पॉइंट में आपके पास बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट आ रहा है अप टू ₹40,000, कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस नहीं कटेगा। सीनियर सिटीजन और 50,000 तक टीडीएस नहीं कटेगा। जी जी शाहरुख, जी आदर्श, चलिए बढ़ रहा हूं आगे। जी जी, अगर 40,000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट पे कटेगा। अगर आपको 45,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है तो 45,000 पे टीडीएस कटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो टीडीएस तब काटेंगे जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एक्सीड करता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं तो वो आपका टीडीएस तब काटेंगे जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एक्सीड कर रहा है। रिसिपिएंट का टर्नओवर चेक नहीं कर रहे हैं, पेयर का टर्नओवर चेक कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है। जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो वो टीडीएस तब काटेगा जब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख रुपीस को एक्सीड करेगा। 194B एंड डबल बी, 194B बात करता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल्स की, 194BB बात करता है विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस की। कुल मिला के 194B और डबल बी किसकी बात करते हैं बेटा? 194B और डबल बी किसकी बात करते हैं बेटा? कैजुअल इनकम की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर आपको लॉटरी की इनकम दे रहा है, क्रॉसवर्ड पजल की इनकम दे रहा है, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस की पेमेंट कर रहा है, वो टीडीएस काटेगा किस रेट से? 30% से। लेकिन अगर वो 10,000 रुपए तक की पेमेंट कर रहा है तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर वो आपको 10,000 रुपए तक की पेमेंट कर रहा है तो उस केस में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप किसी गेम शो में जाते हो और उस गेम शो में आप कार जीतते हो 4 लाख रुपए की,
उस गेम शो में आप कार जीतते हो 4 लाख रुपए की, तो बताइए टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? आप किसी गेम शो में जाते हो और वहां पे आप कार जीतते हो 4 लाख रुपए की, मतलब आपकी जो विनिंग्स हैं वो काइंड में है, आपकी विनिंग्स जो है वो काइंड में है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इस केस में क्या होगा? वो गेम शो वाले आपको कार की चाबी तब देंगे जब आप 4 लाख का 30% यानी कि 1,20,000 रुपए उनको दे देंगे टीडीएस के नाम का। जब आप उनको 1,20,000 रुपए टीडीएस के नाम का दे देंगे तब वो आपको कार की चाबी देंगे, अदरवाइज वो आपको कार की चाबी नहीं देंगे। बात समझ रहे हो? मतलब कि विनिंग्स चाहे कैश में हो, विनिंग्स चाहे काइंड में हो, दोनों ही केसेस में टीडीएस कटता है। विनिंग चाहे कैश में हो, विनिंग चाहे काइंड में हो, दोनों ही केसेस में क्या होगा? टीडीएस डिडक्ट होएगा। ओके एवरीवन, अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन नंबर 194C, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन निकल कर आता है 194C, सुपर इंपॉर्टेंट, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब अगर आप किसी से कोई भी काम करवाते हो और उसके लिए पेमेंट देते हो, अगर आप किसी से कोई भी काम करवाते हो, एनी वर्क डन, अगर आप किसी से कोई भी काम करवाते हो और उसके लिए पेमेंट देते हो तो वो 194C में आ जाती है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब ये कॉन्ट्रैक्टर किस चीज का हो सकता है? वर्क्स या लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। आपने लेबर अपॉइंट करवाई, आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करवाया, आपने एडवर्टाइजिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपने टेलीविजन में शो ब्रॉडकास्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बस एक बात ध्यान रखना, यहां पर कोई भी काम करवाने के लिए पेमेंट है, यहां पर कोई भी काम करवाने के लिए पेमेंट है। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करके लाता है और आप वो लेते हो तो फिर वो 194C में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको शर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें मैंने आपको क्लोथ सप्लाई किया और आपसे स्टिचिंग का काम करवाया, तो इस केस में क्या हुआ? मैंने आपको स्टिचिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये 194C में आएगा। मैंने आपसे कहा मुझे 1000 शर्ट्स चाहिए, आपने खुद से मटेरियल खरीदा, खुद से स्टिचिंग करी और मेरे को 1000 शर्ट्स प्रोवाइड कर दी, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अब ये वर्क डन नहीं है। आपने खुद मटेरियल खरीदा, खुद उसकी स्टिचिंग करके मेरे को शर्ट बेची, तो इस पे 194C नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं आपको मटेरियल देता हूं और आपसे स्टिचिंग करवाता हूं और आपसे शर्ट लेता हूं, देन इन दैट केस क्या होगा? 194C एप्लीकेबल होगा। आपने मान लो सोनी टेलीविजन है, सोनी टेलीविजन ने कपिल शर्मा से एक शो बनवाया, सोनी टेलीविजन ने कपिल शर्मा से एक शो बनवाया और कपिल शर्मा को उसका पेमेंट किया, तो इस केस में 194C लगेगा। कपिल शर्मा अपना शो बनाकर सोनी टेलीविजन के पास आए और उसको ब्रॉडकास्ट करवाया, इस केस में 194C एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझ रहे हो? जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, जब आप किसी से कोई काम करवाते हो तो 194C लगता है। अगर सामने वाला व्यक्ति करा कराया काम लाके आपको दे देता है तो उस केस में 194C नहीं लगता। सिंपल सी चीज है। जब भी कोई भी व्यक्ति पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, जब भी कोई भी व्यक्ति पेमेंट करेगा कॉन्ट्रैक्ट की, वो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ कब टीडीएस काटेंगे? जब उनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख एक्सीड करेगा, एज द केस में बी इन द केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। टीडीएस किस रेट से कटेगा? जिसको तुम पेमेंट कर रहे हो, मतलब जो पेई है, अगर वो इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो टीडीएस कटेगा 1 रेट से, 1% से। और अगर पेई जो है वो अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो टीडीएस कटेगा 2% से। लाइक सोनी टेलीविजन अगर कपिल शर्मा को पेमेंट कर रही है तो टीडीएस काटेगी 1% से। अगर सोनी टेलीविजन कपिल शर्मा की कंपनी को पेमेंट कर रही है तो टीडीएस काटेगी 2% से। ठीक है, बात समझा कि नहीं? बात समझा कि नहीं? अगर सोनी टेलीविजन कपिल शर्मा को पेमेंट करती है तो 1% से टीडीएस काटेगी। अगर सोनी टेलीविजन कपिल शर्मा की कंपनी K9 प्रोडक्शन उसको पेमेंट करती है तो 2% से टीडीएस काटेगी। रिसिपिएंट अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 1%, और अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो उस केस में 2% का टीडीएस कट रहा होगा। राइट। अब इंपॉर्टेंट चीज कि कब टीडीएस नहीं कटेगा, कब टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आप 30,000 रुपए तक की पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप 30,000 रुपए तक की पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। और साल भर में अगर 1 लाख रुपए तक की पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये दोनों कंडीशन पूरी करनी है। इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए और साल भर की पेमेंट 1 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। ऐसे केस में टीडीएस नहीं कटेगा। लेट्स सपोज आपने 10 जुलाई को पेमेंट किया,
लेट सपोज आपने 10 जुलाई को पेमेंट किया 24,000 रुपए का, बताइए टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। सर आपने 10 सितंबर को पेमेंट किया 25,000 रुपए का, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। सर आपने 10 दिसंबर को पेमेंट किया 29,000 रुपए का, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। सर आपने 10 जनवरी को पेमेंट किया 20,000 रुपए का, टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। अब आपने 10 मार्च को पेमेंट कर दिया 30,000 का, 10 मार्च को आपने पेमेंट कर दिया 30,000 का। अब जरा टोटल करो कितनी पेमेंट हो गई, टोटल करो कितनी पेमेंट हो गई। एग्रीगेट में कितनी पेमेंट हो गई? एग्रीगेट में 1,28,000 रुपए की पेमेंट हो गई। अब टीडीएस कितने पे कटेगा? 28,000 पे कटेगा कि इस 30,000 पे कटेगा कि पूरे 1,28,000 पे कटेगा? अब 194C के अंदर टीडीएस इस पूरे 1,28,000 पे कटेगा। अगर रिसिपिएंट इंडिविजुअल है या फिर एचयूएफ है तो आप 1,28,000 का 1% यानी कि 1,280 रुपए डिडक्ट करोगे। कितने रुपए में से? इस 30,000 में से। ये जो पेमेंट आपने करी है इस पेमेंट में से आप 1,280 डिडक्ट कर लोगे। और अगर आपका पेई अदर पर्सन है तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में 2,560 रुपए आप डिडक्ट कर लोगे। किस में से? इस 30,000 में से। तो इंडिविजुअल पेमेंट आपकी 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एग्रीगेट में पेमेंट आपकी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एग्रीगेट में पेमेंट 1 लाख रुपए एक्सीड करेगी तो जिस पेमेंट की वजह से 1 लाख रुपए एक्सीड करेगी उस पेमेंट में से आप क्या करोगे? टीडीएस काट लोगे। जी शिवानी जी, पहले नहीं कटा और अब एक साथ कट जाएगा। सर एग्रीगेट पेमेंट 95 की है और इंडिविजुअल पेमेंट 35,000 की है, तो 35,000 पे टीडीएस कटेगा। तो 35,000 रुपए पे टीडीएस कटेगा। बच्चा कह रहा है सर एग्रीगेट पेमेंट जो है वो 95,000 की है। लेट सपोज हमने एक पेमेंट 25,000 की करी, दूसरी पेमेंट हमने 25,000 की करी और तीसरी पेमेंट हमने 45,000 की कर दी। तो इस 25,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, इस 25,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन ये वाले 45,000 पे आपको क्या करना पड़ेगा? 1% या 2% एज द केस में भी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का है, मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने घर की बिल्डिंग बनवाने का, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनवाने का, मैंने लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया अपनी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनवाने का जहां पे मैं रहूंगा, मेरी रिहाइश, तो इस केस में 194C में टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आप पेमेंट कर रहे हो एक ट्रांसपोर्टर को और उस ट्रांसपोर्टर के पास किसी भी दिन 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और वो अपना पैन फर्निश करता है, तो इस केस में कोई भी टीडीएस आप डिडक्ट नहीं करोगे। अगर ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो और ट्रांसपोर्टर के पास 10 ट्रक से ज्यादा नहीं है और ट्रांसपोर्टर ने अपना पैन फर्निश किया है तो टीडीएस नहीं कटेगा। यहां पे कोई भी अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पे कोई भी अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोले तो आप 30,000 की पेमेंट कर रहे हो, आप 40,000 की पेमेंट कर रहे हो, आप 50,000 की पेमेंट कर रहे हो, कोई भी टीडीएस का दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बस नंबर ऑफ ट्रक्स का रिस्ट्रिक्शन है, मॉनेटरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अयान क्या नहीं समझा है भाई? अगर आप इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपए तक की करते हो टीडीएस नहीं कटेगा। एग्रीगेट में पेमेंट अगर आप 1 लाख रुपए तक की करते हो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर आपने एक भी कंडीशन का ब्रीच किया, आपका एग्रीगेट 1 लाख नहीं है लेकिन आपकी पेमेंट 30,000 एक्सीड करती है, तो इस केस पे इस पे टीडीएस कट जाएगा। आपकी इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 एक्सीड नहीं कर रही है लेकिन एग्रीगेट में एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आपका टीडीएस कट जाएगा। क्या दिक्कत है भाई? दो कंडीशन है, इंडिविजुअल 30,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एग्रीगेट आपकी 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर आपने अपना पैन फर्निश नहीं किया, अगर आपने अपना पैन फर्निश नहीं करा तो टीडीएस का रेट क्या हो जाएगा? अगर आपने अपना पैन फर्निश नहीं किया तो टीडीएस का रेट क्या हो जाएगा? 20% का टीडीएस का रेट हो जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट निकल कर आता है 194D, इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप इंश्योरेंस की कमीशन दे रहे हो, अगर आप इंश्योरेंस की कमीशन दे रहे हो, कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस की कमीशन देगा, जरा सोच के बताओ कौन इंश्योरेंस की कमीशन देगा? सर बट ऑब्वियस है इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को
इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस की कमीशन देगी। टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस कटेगा 5% के हिसाब से। लेकिन अगर आपका कमीशन अप टू ₹15,000 है तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस एजेंट को कमीशन देती है तो इस कमीशन पे 5% का टीडीएस काटती है। अगर कमीशन की अमाउंट 15,000 से क्या होती है? अगर कमीशन की अमाउंट 15,000 से क्या होती है? ज्यादा होती है। जी आदर्श, अगर कमीशन की अमाउंट 15,000 से ज्यादा होती है। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन 194DA, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 194DA, लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी प्रोसीड्स। आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रखी है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का मैच्योरिटी प्रोसीड्स आपको मिल रहा है। कोई भी व्यक्ति जब लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी का पेमेंट करेगा, अब बट ऑब्वियस है कौन पेमेंट करेगा? कोई इंश्योरेंस कंपनी ही पेमेंट करेगी। तो सर आपका टीडीएस काटेगी कितने परसेंट का? 5% ऑफ इनकम रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड नहीं बेटा, अमाउंट रिसीव नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5% ऑफ इनकम रिसीव्ड। जितनी इनकम आपको रिसीव हुई है उसका टीडीएस कटेगा। कब टीडीएस नहीं कटेगा? सर टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1010D में। अगर आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट है सेक्शन 1010D में। सेक्शन 1010D में अमाउंट कब एग्जेम्प्ट होती है? सेक्शन 1010D में आपकी अमाउंट कब एग्जेम्प्ट होती है? जब आपका प्रीमियम पेड अप टू 10%, 15% या फिर 20% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड होता है, ठीक है? या फिर जब आपको डेथ ऑफ इंश्योरी के केस में पैसा मिलता है। किसको? डेथ ऑफ इंश्योरी के केस में पैसा मिलता है किसको? डेथ ऑफ इंश्योरी के केस में पैसा मिलता है किसको? नॉमिनी को। तब आपका टीडीएस नहीं कटता है। सॉरी, तब आपकी अमाउंट क्या होती है? 1010D में एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर अमाउंट 1010D में एग्जेम्प्ट है, अगर अमाउंट 1010D में एग्जेम्प्ट है तो सर टीडीएस नहीं कटेगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिल रहा है तो टीडीएस नहीं कटेगा। और अगर आपको अमाउंट रिसीव्ड हो रही है लेस देन 1 लाख, अगर आपको अमाउंट रिसीव हो रही है लेस देन 1 लाख तो उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट, बोलो ना, उस केस में भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की। इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है 10 लाख रुपए की और इन्होंने प्रीमियम पे किया है बेटा 1,20,000 फॉर 5 ईयर्स। फॉर 5 ईयर्स टीडीएस कितना कटेगा? टीडीएस कितना कटेगा मैच्योरिटी पे? मैच्योरिटी पे आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे और ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए आपने 1,20,000 इंटू 5 6 लाख रुपए का प्रीमियम दिया है। यानी कि आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी से फायदा कितना हुआ? आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी से फायदा कितने का हुआ? 4 लाख का। मतलब आपकी इनकम 4 लाख की है। इस 4 लाख पे आपका टीडीएस कटेगा किस रेट से? 20,000 रुपए से। क्लियर? ये जो 1,20,000 आपने प्रीमियम दिया है, ये प्रीमियम कितने परसेंट है? ये प्रीमियम कितने परसेंट है? 12% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड है। अगर यहां पे आपने 1,20,000 रुपए की जगह अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया होता, अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया होता तो टीडीएस कितना कटता? ये 10% ऑफ सीएसए होता। और अगर ये 10% ऑफ सीएसए है तो इस केस में सेक्शन 1010D लग जाता। मतलब आपकी मैच्योरिटी क्या रहती? आपकी मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट रहती। और अगर मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट रहती तो इस केस में कोई भी टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होता। अगले सेक्शन पे चलते हैं। पेमेंट करी है आपने एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को, पेमेंट करी है आपने एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को। कोई भी व्यक्ति जब एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट करेगा तो 20% प्लस 4%, 20% प्लस 4%, 20%
टीडीएस का रेट, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट, यानी कि इफेक्टिवली 20.8% का टीडीएस कटेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि टीडीएस ना कटे, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, टीडीएस विल ऑलवेज बी डिडक्टेड। तो अगर आप एक नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन को पेमेंट कर रहे हो तो आप हमेशा उसके ऊपर टीडीएस काटते हो एट द रेट ऑफ 20% प्लस 4% ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 194EE किसकी बात करता है? नेशनल सेविंग स्कीम्स की बात करता है। अगर नेशनल सेविंग स्कीम से पेमेंट हो रही है आपको, कोई भी पर्सन जब आपको नेशनल सेविंग स्कीम से पेमेंट देगा वो 10% का टीडीएस आपका काटेगा। वो कब टीडीएस नहीं काटेगा? जब पेमेंट रिसीव हुई है नॉमिनी को, मतलब कि डिपॉजिटर की डेथ हो गई है और नॉमिनी को लीगल हायर को पेमेंट मिली है तो टीडीएस नहीं कटेगा। अगर डिपॉजिटर को पेमेंट मिल रही है लेस देन 2500 तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, यानी कि 2500 या उससे ज्यादा का पेमेंट मिलेगा तो 10% का टीडीएस कटेगा, 2500 से कम का पेमेंट मिलेगा टीडीएस नहीं कटेगा, लीगल हायर को कितना भी पेमेंट मिलेगा टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, मैं जिनको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं प्लीज उनको अच्छे से करिएगा। 194G कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी। कमीशन ऑन द सेल ऑफ लॉटरी, जो लॉटरी एजेंट है, जो लॉटरीज बेचता है, लॉटरी बेचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एजेंट अपॉइंट करती है। आपको अच्छे से पता है लॉटरी हर स्टेट के अंदर क्या है, बैन है। कुछ गिनी चुनी स्टेट्स हैं जिनके अंदर लॉटरी जो है वो अलाउड है, जैसे महाराष्ट्र में अलाउड है, राइट। तो अगर लॉटरी कंडक्ट करवा रही है स्टेट गवर्नमेंट तो वो लॉटरी एजेंट के थ्रू लॉटरीज बेचती है और लॉटरी एजेंट को कमीशन मिलता है लॉटरी बेचने के लिए, राइट। तो अगर कमीशन मिल रहा है लॉटरी एजेंट को तो 5% का उसके ऊपर से क्या कटेगा? 5% का उसके ऊपर से क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। कब टीडीएस नहीं कटेगा? अगर कमीशन का अमाउंट 15,000 रुपए है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने इंश्योरेंस कमीशन भी पढ़ी थी। अगर इंश्योरेंस एजेंट को इंश्योरेंस कमीशन मिल रही थी तो भी 5% का टीडीएस का रेट था। इंश्योरेंस एजेंट को 15,000 रुपए की कमीशन मिलती थी, टीडीएस नहीं कटता था। 15,000 से ज्यादा मिलती थी तो टीडीएस कटता था। सेम पॉइंट यहां पर है, बस सेक्शन बदल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कमीशन के केस में 5% का टीडीएस कटता है जब आपकी पेमेंट 15,000 रुपए क्या करती है? एक्सीड करती है। अगला पॉइंट निकल कर आता है कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन शेयर ब्रोकरेज। अगर आप कमीशन और ब्रोकरेज पे कर रहे हो अदर देन शेयर ब्रोकरेज, तो हो सकता है आपने किसी को घर बिकवाने के लिए ब्रोकरेज या कमीशन दिया हो, आपने किसी को लोन पास करने के लिए कमीशन या ब्रोकरेज दिया हो। तो शेयर ब्रोकरेज के अलावा कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज का अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आप टीडीएस काटोगे। पेई कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी टीडीएस काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख एक्सीड करेगा। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा कोई और पेयर है तो वो हमेशा टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ तब टीडीएस काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख को एक्सीड करेगा। लिमिट सेम है, 5% का टीडीएस कटता है कमीशन पे जब 15,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट होती है। कमीशन के केस में 5% का टीडीएस कटता है जब 15,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट होता है, राइट। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है, सेक्शन नंबर 194I, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194I एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप किसी को रेंट का पेमेंट कर रहे हो, रेंट किस चीज का? रेंट लैंड और बिल्डिंग का हो सकता है, रेंट प्लांट एंड मशीनरी का हो सकता है, रेंट फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स का हो सकता है। तो अगर आपने किसी से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स किराए पे ली है तो उस केस में आप टीडीएस काटोगे। हर एक व्यक्ति अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जब रेंट का पेमेंट करेगा तो टीडीएस काटेगा। इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस तब काटेंगे जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एक्सीड करता है। टीडीएस का रेट क्या होगा? अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी किराए पे ली है और उसका रेंट आप दे रहे हो तो आप 2% से टीडीएस काटोगे। इसके अलावा अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स किराए पे ली है और उसका रेंट दे रहे हो तो आप 10% से टीडीएस काटोगे। अगर आप साल भर में 2,40,000 रुपए तक का रेंट दे रहे हो तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन तब आएगी जब साल भर में आप 2,40,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहे हो। दिस 240 इज पर एनम। दिस 240 इज पर एनम। आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है अगर आप रेंट का पेमेंट गवर्नमेंट को कर रहे हो, लोकल अथॉरिटी को कर रहे हो या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कर रहे हो। तो अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली है, लोकल अथॉरिटी से ली है या फिर आपने इसे आरबीआई से लिया है तो उस केस में आपको कोई भी टीडीएस नहीं काटना है। इसके अलावा आपने किसी और से अगर लैंड एंड बिल्डिंग,
प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स किराए पे ली हैं, तो आपको टीडीएस काटना है तब जब आपका रेंट का पेमेंट एक्सीड करेगा 2,40,000 को। अप टू ₹2,40,000 अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% काटना है और बिल्डिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स के केस में आपको 10% काटना है। इसके बाद अगला सेक्शन निकल कर आता है सेक्शन नंबर 194IA। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करी है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, तो इस केस में आप टीडीएस काटोगे 1% से, अगर आपने जो कंसीडरेशन दिया है वो 50 लाख एक्सीड करता है तो, 50 लाख या उसको एक्सीड करता है तो। अगर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का कंसीडरेशन पे किया है, अगर आपने 50 लाख या उससे ज्यादा का कंसीडरेशन पे किया है तो 1% का टीडीएस काटोगे। बायर, बीइंग अ बायर, आप 1% का टीडीएस काटोगे। किसका? सेलर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपने खरीदी है और आप कंसीडरेशन पे कर रहे हो, चाहे 50 लाख कर रहे हो, 50 लाख से ज्यादा कर रहे हो, 50 लाख से कम कर रहे हो, टीडीएस नहीं काटोगे। अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, 50 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हो या उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो 1% का टीडीएस काटोगे। 50 लाख से कम का पेमेंट कर रहे हो तो इस केस में आप कोई भी टीडीएस नहीं काटोगे। एसडीवी का इसके अंदर कोई भी रोल नहीं है, आप जो कंसीडरेशन दे रहे हो उसका रोल है। यहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का या फिर फेयर मार्केट वैल्यू का कोई रोल नहीं है। टीडीएस कटता है कंसीडरेशन पे, टीडीएस कटता है कंसीडरेशन पे। बोलिए, क्लियर है एवरीवन? अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट एप्लीकेबल होगा। अगर आपने पैन फर्निश नहीं किया, पैन किसने फर्निश नहीं किया? सेलर ने। मान लो आपने मेरे से लैंड खरीदा, आपने मेरे से लैंड खरीदा 60 लाख रुपए पे, मैंने आपको अपना पैन दे दिया, तो इस केस में आप क्या करोगे? टीडीएस काटोगे 1% से। लेकिन अगर मैंने आपको अपना पैन नहीं दिया तो आप टीडीएस काटोगे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से। मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना निकला था अभी? 42.744%। तो 42.744% से आप टीडीएस काटोगे मेरा। एवरीवन 194I इंपॉर्टेंट था, 194IA इंपॉर्टेंट था, 194IB इंपॉर्टेंट है, 194IB इंपॉर्टेंट है। 194IB बात करता है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। 194IB बात करता है रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अगर आप रेंट दे रहे हो बीइंग अ इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि कवर्ड नहीं है अंडर सेक्शन 44AB, मतलब जिनका टर्नओवर लेस देन 1 CR या फिर 50 लाख है, जिनका टर्नओवर लेस देन 1 CR और 50 लाख है, मतलब जो 194I में कवर नहीं हो रहे, जो 194I में कवर नहीं हो रहे, वो वाले इंडिविजुअल और वो वाले एचयूएफ जो कि 194I में कवर नहीं हो रहे, वो कहां पर कवर हो जाएंगे? वो कहां पर कवर हो जाएंगे? वो कहां पर कवर हो जाएंगे? वो कवर हो जाएंगे 194IB में। वो इंडिविजुअल और एचयूएफ वो 94I में कवर नहीं हो रहे, वो कवर हो जाएंगे 194IB में। टीडीएस किस रेट से काटेंगे? एक ही रेट दिया गया है, टीडीएस काटा जाएगा 5% से। किस रेट से टीडीएस काटेंगे? 5% से। अगर वो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपए का? अगर वो रेंट का पेमेंट कर रहे हैं कितने रुपए का? 50,000 रुपए से ज्यादा का। अगर आप अप टू ₹50,000 पर मंथ पेमेंट करते हो, अगर आप अप टू ₹50,000 पर मंथ पेमेंट करते हो तो टीडीएस नहीं कटेगा बेटा। यहां पर 50,000 रुपए महीने की लिमिट है और 194I के अंदर 2,40,000 रुपए साल की लिमिट है। बात समझ रहा है? बात समझ रहा है? 194I में 2,40,000 पर एनम है, उसमें साल की लिमिट है, और 194IB में मंथली लिमिट है 50,000 रुपीज की। तो अगर कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 194I में कवर नहीं होता, मान लो मिस्टर एक्स हैं, वो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, मिस्टर एक्स हैं वो सैलरीड एम्प्लॉई हैं, तो बट ऑब्वियस है ना कि उनका टर्नओवर कितने रुपए का है? बट ऑब्वियस है उनका टर्नओवर कितने रुपए का है? 0 रुपीज का है। तो वो 194I में कवर नहीं होंगे, वो कहां कवर हो जाएंगे? 194IB में।
तो 194 IB में अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहे हो हर महीने, तो आप 5% से टीडीएस काटोगे। लेकिन टीडीएस आप हर महीने नहीं काटोगे, टीडीएस कब काटोगे? साल के आखिरी महीने में। या फिर अगर आप प्रॉपर्टी पहले वेकेट कर रहे हो, तो जिस महीने आप वेकेट कर रहे हो उस महीने आप टीडीएस काटोगे। मतलब अगर आपने पूरे साल भर प्रॉपर्टी अपने पास रखी, तो आप आप मार्च के महीने में टीडीएस काटोगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी दिसंबर के महीने में वेकेट कर दी, तो आप टीडीएस दिसंबर के महीने में काटोगे। बात समझा कि नहीं? तो टीडीएस कब डिडक्ट होगा? टीडीएस डिडक्ट होगा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने पे, या फिर उस महीने में जिस महीने में आपने हाउस प्रॉपर्टी क्या करी है? विकेट करी है। तो अगर आपने मार्च तक प्रॉपर्टी विकेट नहीं करी, तो मार्च में टीडीएस काटना। अगर आपने मार्च से पहले प्रॉपर्टी विकेट कर दी है, तो जिस महीने में विकेट करी है उस महीने में टीडीएस काटना। हमेशा ध्यान रखना, 194 IB में जो आप टीडीएस काटोगे वो रेंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, वो रेंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। टीडीएस तो पूरे साल भर का कटेगा, बिल्कुल टीडीएस पूरे साल भर का कटेगा, लेकिन आखिरी महीने में कटेगा। टीडीएस पूरे साल भर का कटेगा, लेकिन आखिरी महीने में कटेगा। और एक बात का ध्यान रखना कि टीडीएस का अमाउंट रेंट के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। टीडीएस का अमाउंट रेंट के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। 194 IB क्लियर है? क्वेश्चन बता दूं एक। लेट्स से मिस्टर एक्स हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, रेंट पे करते हैं 60,000 पर मंथ, और ये इन्होंने पे किया है फ्रॉम 1 जून 21 टू 31 मार्च 22। तो इस केस में टीडीएस कितना कटेगा? इस केस में टीडीएस कटेगा 60,000 इंटू 10। आपने जून से लेकर मार्च तक का किराया दिया है 10 महीने का, जून से लेकर मार्च तक का किराया दिया है 10 महीने का, तो 60,000 इंटू 10 आपने पेमेंट कितनी करी है? 6 लाख। इस 6 लाख पे 5% का टीडीएस कटेगा। 6 लाख पे 5% का टीडीएस कितना होता है? 6 लाख पे 5% का टीडीएस होता है 30,000 रुपए का। ये 30,000 रुपए का टीडीएस किस मंथ में काटोगे? ये 30,000 रुपए का टीडीएस किस मंथ में काटोगे? मंथ ऑफ मार्च में। ये 30,000 रुपए का टीडीएस कब काटोगे? मंथ ऑफ मार्च में। लेट सपोज इसने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी, 31 ऑफ दिसंबर को, इसने प्रॉपर्टी वेकेट कर दी 31 ऑफ दिसंबर को। तो इस केस में टीडीएस कितना कटेगा? आपने रेंट दिया है 60,000 रुपए महीना, कितने महीने के लिए? 7 महीने के लिए, जून से लेकर दिसंबर तक। टीडीएस किस रेट से कटेगा? 5% से। तो 42,000 का 5%, 21,000 रुपए का टीडीएस कटेगा। कौन से महीने में कटेगा? कौन से महीने में कटेगा? मंथ ऑफ दिसंबर, जिस महीने आपने प्रॉपर्टी वेकेट करी है। अच्छा, अगर मान लो पेई ने पैन फर्निश नहीं किया, अगर पेई ने पैन फर्निश नहीं किया, तो टीडीएस किस रेट से कटेगा? अगर पेई ने पैन फर्निश नहीं किया, तो टीडीएस किस रेट से कटेगा? 20% से। ठीक है भाई। इसके बाद अगला सेक्शन आता है, सेक्शन 194 IC। MMR नहीं, 20%। 194 IC स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कौन सा वाला ध्यान है? जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कैपिटल गेन में मैंने आपको पढ़ाया था। स्पेसिफाइड एग्रीमेंट 194 IC स्पेसिफाइड एग्रीमेंट। कोई भी पर्सन जब पेमेंट करेगा जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर, तो वो 10% का टीडीएस काटेगा। कोई भी व्यक्ति जब जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर पेमेंट करेगा, तो वो 10% का टीडीएस काटेगा। और हमेशा टीडीएस कटता है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जब आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है जब आपका टीडीएस डिडक्ट ना हो। अगला सेक्शन निकल कर आता है 194J, सुपर इंपॉर्टेंट। अगला सेक्शन निकल कर आता है 194J, सुपर इंपॉर्टेंट। अगर आप फीस पे कर रहे हो टेक्निकल सर्विसेज की, फीस पे कर रहे हो प्रोफेशनल की, रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो, नॉन कंपीटिंग फीस दे रहे हो, या फिर डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन दे रहे हो, टोटल कितनी पेमेंट्स की बात हो रही है? एफटीएस, प्रोफेशनल,
रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन, टोटल 5 पेमेंट्स की बात हो रही है। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीटिंग फीस, डायरेक्टर रेम्युनरेशन। अगर आप ये 5 पेमेंट कर रहे हो तो आप 194J के अंदर टीडीएस काटोगे। हर व्यक्ति जो ये 5 तरीके की पेमेंट कर रहा है वो टीडीएस काटेगा, लेकिन इंडिविजुअल और एचयूएफ तभी काटेंगे जब उनका टर्नओवर 1 करोड़ या फिर 50 लाख एक्सीड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस कि वो बिजनेस में है कि प्रोफेशन में है, राइट। तो इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस तभी काटना है 194J में जब उनका टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करेगा, और इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा अगर और कोई व्यक्ति पेमेंट कर रहा है तो वो हमेशा टीडीएस काटेगा। टीडीएस का रेट क्या है? अगर आप कॉल सेंटर वाले को पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो कॉल सेंटर वाले को, मतलब आपने कॉल सेंटर से सर्विसेज ली हैं, तो आप कॉल सेंटर को जब पेमेंट करोगे तो 2% का टीडीएस काटोगे। अगर आप रॉयल्टी पे कर रहे हो या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे कर रहे हो फॉर द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, अगर आप फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज या फिर रॉयल्टी का पेमेंट कर रहे हो फॉर द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो आप टीडीएस किस रेट से काटोगे? 2% से। इसके अलावा आप कोई भी पेमेंट करोगे तो टीडीएस किस रेट से काटोगे? 10% से। अच्छे से याद कर लेना, अगर कॉल सेंटर को पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस किस रेट से काटोगे? 2% से। अगर रॉयल्टी या फिर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का पेमेंट कर रहे हो एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, तो 2% से टीडीएस काटोगे। इसके अलावा आप टीडीएस किस रेट से काटोगे? 10% से काटोगे। अगर आप पेमेंट कर रहे हो फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का, प्रोफेशनल फीस का, रॉयल्टी का, नॉन कंपीटिंग फीस का, और ये पेमेंट अप टू ₹30,000 ईच है, ये पेमेंट अप टू ₹30,000 ईच है। 30,000 रुपए एफटीएस की, 30,000 रुपए प्रोफेशनल की, 30,000 रुपए रॉयल्टी की, 30,000 रुपए नॉन कंपीटिंग फीस की, तो कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप 30,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो तो टीडीएस डिडक्ट होगा। ये 30,000 रुपए एक पेमेंट का नहीं है, ये 30,000 रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। ये 30,000 रुपए एक पेमेंट का नहीं है, ये 30,000 रुपए पूरे फाइनेंशियल ईयर का है। यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एक व्यक्ति को 30,000 रुपए तक की पेमेंट करते हो, एफटीएस की, प्रोफेशनल फीस की, रॉयल्टी की, नॉन कंपीटिंग फीस की, तो टीडीएस नहीं कटता है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप 5,000 रुपए भी डायरेक्टर रिम्यूनरेशन दोगे तो आप 10% का उसमें से टीडीएस काटोगे। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है, कितना भी डायरेक्टर रिम्यूनरेशन पे करोगे उस पे आप टीडीएस काट के चलोगे। अगर अमाउंट पेड इज अप टू ₹30,000 ईच इन द केस ऑफ एफटीएस, इन द केस ऑफ प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी, नॉन कंपीट फीस, आपको टीडीएस नहीं काटना है। डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। 194J, इज इट क्लियर टू एवरीवन? 194J, is it clear to everyone? 194K, TDS in case of income on units of a mutual fund। अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स पे कुछ इनकम कमाते हो, तो आपने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, उनकी यूनिट्स परचेस कर रखी हैं और उधर से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, उधर से आपको डिविडेंड आ रहा है, तो वो जो इनकम आपको हो रही है म्यूचुअल फंड से, उस पे आप 10% का टीडीएस काटोगे, उस पे आप 10% का टीडीएस काटोगे। लेकिन अगर 5,000 रुपए तक का पेमेंट आ रहा है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेची और आपको गेन हुआ तो कैपिटल गेन वाली अमाउंट पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो क्लियरली वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर तुम लॉजिकली लिंक कर लो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरेस्ट सिक्योरिटीज का हो सकता है, अदर हो सकता है। डिविडेंड शेयर्स पे आएगा, इक्विटी पे हो सकता है, या फिर प्रेफरेंस पे हो सकता है, या फिर तुमने यूनिट्स खरीदी हुई हैं। यूनिट्स किसकी खरीदी हुई हैं? म्यूचुअल फंड की, या फिर तुमने यूटीआई की। बाबू, यहां से जो भी तुमको इनकम होती है उस इनकम पे 10% का टीडीएस कटता है अगर आपकी अमाउंट क्या करती है? एक्सीड करती है 5,000 को। सिंपल सी चीज है, इन तीनों जगहों पे सेम बात हो रही है। क्लियर? तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और यूटीआई, अगर आपको यहां से इनकम हो रही है तो रेट भी सेम है 10% का, और 5,000 रुपए तक कभी भी टीडीएस नहीं कटता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगला निकल के आता है सेक्शन नंबर 194LA। 194LA का मतलब क्या है? सर, कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है इमोल प्रॉपर्टी का। सरकार आपकी प्रॉपर्टी कंपलसरली एक्वायर कर रही है, तो सरकार जब आपको कंपनसेशन देगी तो उस कंपनसेशन पे सरकार 10% का टीडीएस काटेगी। सरकार अगर आपको कंपनसेशन देगी, उस कंपनसेशन पे 10% का टीडीएस काटेगी। लेकिन अगर
कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए एक्सीड नहीं करता है, अगर कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में मेरे बेटा कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर कंपनसेशन का अमाउंट 2.5 लाख रुपए एक्सीड नहीं करता है तो उस केस में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट ने आपका कंपलसरी एक्यूजिशन किया है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का, तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का एक्यूजिशन एग्जेम्प्ट होता है, और अगर वो एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस कटने की कोई बात नहीं निकलेगी। अगर गवर्नमेंट ने अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड कंपलसरली एक्वायर किया है तो वो एक्यूजिशन एग्जेम्प्ट होता है कैपिटल गेन से, और अगर आपका कैपिटल गेन ही एग्जेम्प्ट है तो इस केस में कोई भी टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होएगा। 194 एलए तक कोई डाउट किसी को? मैं जितने सेक्शन इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं उनको अच्छे से कर लेना। 194 के को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। एवरीवन देयर? एवरीवन देयर, प्लीज कंफर्म। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं सेक्शन 194M की। 194M आपसे क्या कहता है? कमीशन, प्रोफेशनल फीस और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज आप दे रहे हो। 194M में क्या कहता है जी मुस्कान? कमीशन, प्रोफेशनल फीस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है। कमीशन आपने जो पढ़ी थी अभी 194H में, प्रोफेशनल फीस आपने पढ़ी थी सेक्शन 194J में, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा था 194C में। तो अगर आप कमीशन की, प्रोफेशनल फीस की, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज देते हो, पेमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है? पेमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है? इंडिविजुअल और एफक्यूएफ है। इफ नॉट रिक्वायर्ड टू गेट्स द बुक्स ऑडिटेड, यहां पर मतलब वही है कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1 CR या फिर 50 लाख है, अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1 CR या फिर 50 लाख है तो आपको 194H में से, 194J में से, 194C में से रिलैक्सेशन दे दिया गया था कि आपको टीडीएस नहीं काटना। आप ऐसे इंडिविजुअल हो, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख एक्सीड नहीं करता तो 194J ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया था टीडीएस काटने से, 194H ने रिलैक्सेशन दे दिया था और 194C ने रिलैक्सेशन दे दिया था। लेकिन आपको किसने पकड़ लिया? आपको पकड़ लिया 194M ने कि बाबू 194M में तुम्हें टीडीएस काटना पड़ेगा अगर तुम 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो। अगर तुम 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हो और तुम्हारे ऊपर 194C, 194H, 194J एप्लीकेबल नहीं होते तो 194M एप्लीकेबल हो जाएगा। 194M एप्लीकेबल हो जाएगा और तुम्हें काटना पड़ेगा टीडीएस किस रेट से? तुम्हें काटना पड़ेगा टीडीएस किस रेट से? 5% से। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आप एक एचयूएफ हैं और आपके ऊपर 194C, 194H, 194J नहीं लग रहे और आप अगर पेमेंट कर रहे हो एक्सीडिंग 50 लाख रुपीस की, तो आपके ऊपर क्या लग जाएगा? आपके ऊपर क्या लग जाएगा? 194M लग जाएगा और आपको किस रेट से टीडीएस काटना पड़ेगा? आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 5% से। 5% से आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को, जिनको अपने बुक्स का ऑडिट नहीं करवाना, मतलब कि जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर लेस देन 1 CR या फिर 50 लाख है। जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 CR से कम है या फिर 50 लाख से कम है। 194M एप्लीकेबल होगा अगर सेक्शन 194C, 194H, 194J आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर 194C, 194J, 194H आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे तो ऐसे केस में आप टीडीएस काट रहे होंगे। मेरी बात समझना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप इंटीरियर डेकोरेशन की सर्विसेज लेते हैं तो इंटीरियर डेकोरेटर जो है वो प्रोफेशनल है कि नहीं? इंटीरियर डेकोरेटर प्रोफेशनल है कि नहीं? आप इंटीरियर डेकोरेटर को पेमेंट कर रहे हो लेट सपोज 60 लाख रुपीस की और आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर जो है वो केवल 90 लाख रुपए का है, तो क्या आपको 194J में टीडीएस काटना है? नहीं काटना है।
क्यों नहीं काटना है? क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है। लेकिन क्योंकि आपने पेमेंट 60 लाख रुपीस की करी है, मतलब 50 लाख रुपए से ज्यादा की पेमेंट करी है, तो 194M में आपको इस 60 लाख पे 5% का टीडीएस काटना पड़ेगा, यानी कि आप 3 लाख रुपए का टीडीएस यहां पर डिडक्ट कर रहे होगे। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, ऑडिट की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऑडिट वाली बात आप हटा दो, आप ऑडिट वाली बात हटा दो। मैं ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑडिट की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर की बात कर रहा हूं। आगे क्या बोलता है? सेक्शन 194N, ये 194M इंपॉर्टेंट है, 194N इंपॉर्टेंट है, 194N। अच्छा, एक और सवाल मेरे मन में आ गया। आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट किया 60 लाख रुपए का, और ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था। आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख है। टीडीएस कहां पे काटोगे? आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, टीडीएस कहां पे काटोगे? क्या 194C एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो। 194C में क्लियरली लिखा हुआ है कि पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स 194C में टीडीएस नहीं कटते। क्या 194M पे टीडीएस लगेगा? क्या 194M पे 5% का टीडीएस लगेगा? क्या 194M में 5% का टीडीएस लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। जहां पर 194C एप्लीकेबल नहीं हो रहा वहां पर 194M एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 194M में आप इसके ऊपर 5% का टीडीएस काटोगे। बात समझा? तो अगर आपके ऊपर 194C, 194J, 194H एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो वहां पे आपके ऊपर 194M की एप्लीकेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? निकल कर आ जाएगी। ठीक है। 194N, अगर आप बैंक से विड्रॉल्स करते हो, अगर आप बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से विड्रॉल करते हो, पूरे 60 लाख पे लगेगा आदर्श, पूरे 60 लाख पे लगेगा, कटेगा बेटा। 194N में अगर आप कैश विड्रॉल करते हो बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से, और कितना विड्रॉल करते हो? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, तो 2% का टीडीएस कटेगा ऑन द विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़, ऑन द विड्रॉल एक्सीडिंग 1 करोड़। फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई से सेविंग अकाउंट में विड्रॉल किया 60 लाख का, और आपने करंट अकाउंट से विड्रॉल किया 70 लाख का, तो आपने एसबीआई से टोटल विड्रॉल कितना किया? आपने एसबीआई से टोटल विड्रॉल कितना किया? 1 करोड़ 30 लाख का। तो इस केस में आपके 1 करोड़ के ऊपर का जो विड्रॉल है, 1 करोड़ के ऊपर का जो विड्रॉल है, उस पे आपको 2% का टीडीएस देना पड़ेगा। 30 लाख पे 2%, यानी कि 60,000 रुपए का आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। कौन डिडक्ट करेगा? डिडक्ट करेगा एसबीआई। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब आपका एक और बैंक में अकाउंट था, आपका एक और बैंक में अकाउंट था, आपका एसबीआई की जगह एक कैनरा बैंक में भी अकाउंट था। एक अकाउंट आपके पास यहां था, एक अकाउंट आपके पास कैनरा में था। कैनरा के सेविंग्स अकाउंट में आपने विड्रॉल किए 20 लाख के, और कैनरा के करंट अकाउंट से आपने विड्रॉल किए 40 लाख के, 60 लाख। मतलब तुमने टोटल विड्रॉल्स कितने किए? तुमने टोटल विड्रॉल्स 1.90 करोड़ किए। अब मुझे यह बताओ टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस कितने पे कटेगा? शिवानी कह रही है 90 लाख पे, महक कह रही है 90 लाख पे, 30 लाख पे। इस 60 लाख पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। यानी कि ये जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, ये जो 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, ये लिमिट कैसी है? बैंक वाइज। ये लिमिट कैसी है? बैंक वाइज। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 बैंकों में अकाउंट हैं, तो आप दोनों बैंकों की लिमिट अलग अलग चेक करोगे। एसबीआई की लिमिट अलग चेक करोगे और कैनरा की लिमिट आप अलग से चेक करोगे। ठीक है, आप एसबीआई की लिमिट अलग से चेक करोगे और आप कैनरा की लिमिट अलग से चेक करोगे। शिवानी मैडम, जब आप सेक्शन रीड करेंगी तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, क्लियर?
सिंपल सा लॉजिक समझना, सिंपल सा लॉजिक समझना। कैनरा बैंक को कैसे पता लगेगा कि तुमने एसबीआई से 1 करोड़ 30 लाख निकाल लिए? सोच के बताओ। एसबीआई की अपनी सारी ब्रांचेस तो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है। क्या एसबीआई कैनरा से भी कनेक्टेड है? क्या एसबीआई कैनरा से भी कनेक्टेड है? एसबीआई को कैसे पता लगेगा कि कैनरा से 60 लाख निकल चुका है? या फिर कैनरा को कैसे पता लगेगा कि एसबीआई से 1 करोड़ 30 लाख निकल चुका है? ये लिमिट जो होगी वो कैसी होगी? वो आपकी बैंक वाइज होगी। इन दोनों बैंक्स को अपने अपने ट्रांजैक्शंस तो पता है, लेकिन जो दूसरे बैंक के साथ हुए हैं वो कैसे पता लगेंगे? ठीक है, नहीं पता लगेंगे सर, नहीं पता लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अच्छा टीडीएस कब नहीं कटेगा? कब टीडीएस नहीं कटेगा? कब टीडीएस नहीं कटेगा? टोटल कैश पेमेंट अगर अप टू ₹1 करोड़ की है, अगर टोटल कैश पेमेंट अप टू ₹1 करोड़ की है टू एनी पर्सन फ्रॉम 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन्ड विद द डिडक्टर, डिडक्टर मतलब बैंक, एसबीआई, कैनरा। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का विड्रॉल करते हो तो इस केस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, 1 और मोर अकाउंट विद द डिडक्टर, इसीलिए मैंने सेविंग और करंट दोनों बताया आपको। तो अगर आप सेविंग प्लस करंट मिला के 1 करोड़ रुपए तक का विड्रॉ करते हो एसबीआई से, टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग और करंट मिला के 1 करोड़ रुपए तक का विड्रॉल करते हो कैनरा से, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर एसबीआई से आप सेविंग और करंट मिला के 1 करोड़ से ज्यादा करते हो तो एसबीआई टीडीएस काटेगा। कैनरा से आप सेविंग और करंट मिला के 1 करोड़ एक्सीड नहीं करते हो तो कैनरा आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अगर बैंक पेमेंट कर रहा है गवर्नमेंट को, बैंक पेमेंट कर रहा है दूसरे बैंक को, बैंक पेमेंट कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक को, पेमेंट हो रही है पोस्ट ऑफिस को, पेमेंट हो रही है बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। बिजनेस करस्पॉन्डेंट कौन होता है? जो बैंक का बिजनेस एक्सपैंड करने में उसकी मदद करता है, जो बैंक का बिजनेस एक्सपैंड करने में उसकी मदद करता है, नए कस्टमर एक्विजिशन में मदद करता है, उसको बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो बैंक अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पेमेंट कर रहा है उसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। सर जो एटीएम ऑपरेटर्स हैं, जो बैंक के बिहाफ पे एटीएम्स में जाके पैसा डालते हैं, उनको अगर पेमेंट किया जा रहा है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। राइट? तो अगर एक बैंक गवर्नमेंट को पेमेंट कर रही है, एक बैंक दूसरे बैंक को, पोस्ट ऑफिस को, बिजनेस के बैंक के बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पेमेंट करा जा रहा है, या फिर एटीएम ऑपरेटर्स को पेमेंट किया जा रहा है, तो कितना भी पेमेंट करो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। अदरवाइज लिमिट कितने की है? अदरवाइज लिमिट कितने की है? 1 करोड़ रुपीस की है। 194N ने ये 1 करोड़ की लिमिट को रिड्यूस कर दिया कितने रुपए पे? 20 लाख पे। किनके लिए? उन लोगों के लिए जो लोग डिफॉल्टर्स हैं। डिफॉल्टर्स कौन है? जिन्होंने अपनी रिटर्न्स में डिफॉल्ट किया है। However, if the assessee has not filed return for last 3 years and the return filing date under section 139 is lapsed, आपने पिछले 3 सालों की रिटर्न नहीं भरी, तो 21-22 चल रहा है, 21-22 से पहले के 3 साल, 20-21, 19-20, 18-19, 20-21, 19-20, 18-19, अगर आपने ये तीनों रिटर्न नहीं भरी और 139(1) में रिटर्न फाइल करने की डेट निकल चुकी है, तो आपके ऊपर 194N के प्रोविजंस मॉडिफाइड तरीके से एप्लीकेबल होंगे। अगर आपने विड्रॉल किया है 20 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ तक, तो आपके ऊपर 2% से टीडीएस लगेगा, और 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉल किया है उस पे 5% से टीडीएस कटेगा। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर का मतलब, सर बैंक के जो एटीएम्स चलते हैं उन एटीएम्स के अंदर जो पैसा जमा करता है वो एटीएम ऑपरेटर होता है, जो एटीएम्स को मेंटेन कर रहा होता है, उसको अगर आपने पेमेंट किया। तीनों साल चाहिए सर, तीनों साल चाहिए, तीनों साल चाहिए। ध्यान से देखिएगा प्लीज, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 21-22 है, ये आपका 21-22 है। 21-22 में आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के विड्रॉल करे हैं, आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपए के विड्रॉल करे हैं पिछले 3 साल, पिछले 3 साल 20-21, 19-20, 18-19,
तो अगर आपने ये तीनों रिटर्न फाइल नहीं करी, अगर आपने ये तीनों रिटर्न फाइल नहीं करी और टाइम निकल चुका है रिटर्न फाइल करने का, तो इस केस में क्या होगा? जो पहले 20 लाख है उस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। 20 लाख के ऊपर 1 करोड़ तक यानी कि 80 लाख पे टीडीएस कटेगा 2% से। और आपने 80 लाख के मतलब 1 करोड़ के ऊपर जो विड्रॉल किया है 20 लाख, इस पे टीडीएस कटेगा किस रेट से? 5% से, यानी कि 1,60,000 और 10 लाख, टोटल कितना हो गया? 2,60,000। बात समझा? अब मान लो तुमने यहां पे रिटर्न भरा होता, यहां पे रिटर्न भरा होता, यहां पे रिटर्न ना भरा होता, तो क्या होता? तो 1 करोड़ 20 लाख का तुमने विड्रॉल किया है, 1 करोड़ के विड्रॉल पे कोई भी टीडीएस नहीं कटता, और 20 लाख पे आपको कितने परसेंट टीडीएस कटता? 2%। बात समझा कि नहीं बेटा? राजा बेटा बात क्लियर हुई? $194N ने तुमको क्या समझाया? 194N ने तुमको क्या समझाया? 1 करोड़ की जो लिमिट है वो कैसी है? 1 करोड़ की लिमिट कैसी है? बैंक वाइज है, ठीक है। अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट चल रही है। तो एसबीआई की लिमिट अलग है, आपके कैनरा की लिमिट अलग है, बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग है, आईसीआईसीआई की अलग है। पिछले 3 साल की अगर आपने रिटर्न्स फाइल नहीं करी तो आपको डिफॉल्टर माना जाएगा। अगर आपने लगातार पिछले 3 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपको डिफॉल्टर माना जाएगा, ठीक है। इनकम तो है नहीं, ये तो टीडीएस क्यों काटा 194N में? अरे बाबू 1-1 करोड़ रुपए के विड्रॉल कर रहे हो बैंक से, तुम कह रहे हो इनकम नहीं है। सरकार को पता लगाना है ना कि ये पैसा कहां खर्च कर रहे हो। रिटर्न भरो, रिफंड ले लो। 1 करोड़ रुपए तक का विड्रॉल कर रहे हो, छोटा अमाउंट नहीं है सर। हाँ तो डिफॉल्टर तो तभी माने जाओगे ना जब तीनों नहीं भरी होंगी। डिफॉल्टर तो तभी माने जाओगे ना जब तीनों नहीं भरी होंगी। अगर तुमने एक नहीं भरी है, 2 भरी हुई है, या फिर मैं कहूं कि तुमने ये वाली भरी है, ये वाली नहीं भरी, ये वाली नहीं भरी, तो भी आपका आंसर क्या होगा? तो भी आपका आंसर क्या होगा? ये वाला। डिफॉल्टर आप तभी बनोगे जब आपने तीनों रिटर्न फाइल नहीं करी होंगी। रीड कर लीजिए, हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। आपने पिछले 3 साल की रिटर्न्स फाइल नहीं करी है। कहीं पर भी वर्ड एनी नहीं लिखा हुआ है। अगला पॉइंट निकल कर आता है 194O। 194O क्या कहती है? 194A कहती है टीडीएस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन सम। खुशबू मैंने बोला बेटा कि आपके पास अगर एसबीआई में 2 अकाउंट हैं, एक आपके पास सेविंग अकाउंट है, एक आपके पास करंट अकाउंट है, तो एसबीआई की जो 1 करोड़ की लिमिट है उसमें सेविंग अकाउंट के विड्रॉल और करंट अकाउंट के विड्रॉल का टोटल चेक किया जाएगा। सेम अगर आपके पास कैनरा में 2 अकाउंट हैं तो दोनों अकाउंट का टोटल चेक किया जाएगा। जिस भी बैंक का टोटल 1 करोड़ एक्सीड कर रहा होगा वहां पर आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन लग जाएंगे। अगर आप डिफॉल्टर होते तो एसबीआई में भी प्रोविजन लग रहा होता 194N का, और कैनरा में भी प्रोविजन लग रहा होता 194N का। डिफॉल्टर के लिए लिमिट कितनी है? डिफॉल्टर के लिए लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए की। 20 लाख के बाद 194N में टीडीएस लगना शुरू हो जाता है। आदर्श बेटा पूरे साल का है मेरे बच्चे, पूरे साल का है। दिस लिमिट इज फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। दिस लिमिट इज फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर। और किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, आराम से सोच लो, फिर मैं 194N की तरफ जाऊंगा, ओ की तरफ। 194N में और किसी को डाउट है तो पूछ लो पहले, पता लगे मैं फिर 194O शुरू करूं, फिर तुम 194N का सवाल पूछ लो। इसलिए तुम पहले पूछ लो, फिर मैं 194O पे आता हूं। आ जाऊं। अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू धंधा कर रहे हो, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू धंधा कर रहे हो और आपको ई कॉमर्स से पेमेंट मिलती है, अगर आप ई कॉमर्स के थ्रू धंधा कर रहे हो और ई कॉमर्स के थ्रू आपको पेमेंट मिलती है, तो उस पेमेंट पे 194O पे टीडीएस कटेगा।
TDS in case of payment of certain sum by e-commerce operator to e-commerce participant. ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट कौन? वो व्यक्ति जो ई कॉमर्स के थ्रू माल बेच रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू, मिंत्रा के थ्रू, अमेजन के थ्रू क्या करता हूं? शर्ट्स सेल करता हूं, तो आई एम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड योर अमेजन इज ई कॉमर्स ऑपरेटर. ई कॉमर्स ऑपरेटर जब मुझे पेमेंट देगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जब मुझे पेमेंट देगा तो 1% का टीडीएस काटेगा. जब ग्रॉस अमाउंट जो वो मुझे देगा वो 5 लाख रुपए एक्सीड करेगी तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में. अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कोई रिलैक्सेशन नहीं है, हमेशा टीडीएस कटेगा. मतलब क्या है मेरा? मतलब क्या है मेरा? ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर पेमेंट कर रहा है, ई कॉमर्स पेमेंट अगर पेमेंट कर रहा है पार्टिसिपेंट को, और पार्टिसिपेंट कौन है? पार्टिसिपेंट है इंडिविजुअल और एचयूएफ. 1% का टीडीएस कटेगा अगर ग्रॉस अमाउंट पेबल एक्सीड करेगी किसको? 5 लाख को. अगर अदर पर्सन को पेमेंट करेगा, अदर पर्सन को पेमेंट करेगा तो 1% का टीडीएस काटेगा. ग्रॉस अमाउंट इररिलेवेंट, मतलब कितना भी पेमेंट करेगा उस पेमेंट पे वो टीडीएस काट के चलेगा. ठीक है. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट कैसे धंधा करता है ये समझते हो ना? ई कॉमर्स रहता है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रहता है और कस्टमर रहता है. कस्टमर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास क्या करता है बेटा? ऑर्डर प्लेस करता है. ई कॉमर्स ऑपरेटर पार्टिसिपेंट को ऑर्डर क्या करता है? फॉरवर्ड करता है. ई कॉमर्स ऑपरेटर कस्टमर को क्या करता है? सर गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है. कस्टमर ई कॉमर्स को क्या करता है? पेमेंट करता है. और ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर को पेमेंट करता है. ठीक है भाई साहब, कुछ इस तरीके से ही चलता है. अब ये जो पेमेंट आनी है, ये जो पेमेंट आनी है, इस पेमेंट पे क्या कटेगा? इस पेमेंट पे 1% का टीडीएस कटेगा. अब मेरी बात ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं. ऐसा हो सकता है कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दे? ऐसा हो सकता है कस्टमर डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दे? ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को. अगर डायरेक्ट पेमेंट भी हो रही है तो भी हम ये मानेंगे कि वो पेमेंट कहां से आ रही है? डायरेक्ट पेमेंट हो रही है तो वो पेमेंट भी हम क्या मानेंगे? कहां से आ रही है? ई कॉमर्स से. मतलब कहने का, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने जो भी बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू किया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने जो भी बिजनेस ई कॉमर्स के थ्रू किया, जो भी ग्रॉस अमाउंट होगी उस पे 1% का टीडीएस कटेगा. अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो 5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा. 5 लाख के ऊपर जब चली जाएगी तो टीडीएस कटना शुरू होगा. अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, तो 1% का टीडीएस कटना ही कटना है. ग्रॉस अमाउंट का मतलब है कि सर ई कॉमर्स अपनी कमीशन चार्ज करने से पहले जो अमाउंट लेगा उस पे काटेगा. जैसे कस्टमर से ई कॉमर्स ऑपरेटर को लेट से वैल्यू ऑफ सप्लाई के मिले 1 लाख रुपए और जीएसटी के मिले 18,000 रुपए. तो जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जानी है, जीएसटी तो गवर्नमेंट के पास जानी है. इस 1 लाख में से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्या करेगा? कमीशन चार्ज कर लेगा. लेट सपोज उसने 15,000 रुपए कमीशन चार्ज करी और वो पार्टिसिपेंट को पे करता है 85,000 रुपीज. तो टीडीएस 85,000 पे नहीं कटेगा बेटा. टीडीएस किस पे कटेगा? इस 1 लाख पे. बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है तो 1% का टीडीएस काटेगा. अगर कस्टमर से डायरेक्टली पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को मिल गई है तो वो माना जाएगा कि पेमेंट कहां से आई है? वो माना जाएगा पेमेंट कहां से आई है? ई कॉमर्स के थ्रू आई है. एवरीवन देयर? एनी डाउट्स? 194 ओ में कोई डाउट? 194 ओ में कोई डाउट? पी 194 ये नया सेक्शन आया है और इसका पर्पस है टू गिव रिलैक्सेशन इन रिटर्न फाइलिंग.
टू सीनियर सिटीजन जिसकी एज मोर देन और इक्वल्स टू 75 ईयर है, जिसकी एज मोर देन और इक्वल्स टू 75 ईयर है। 194P क्यों आया है पहले ये समझिए। जो सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है, उनको रिलैक्सेशन देने के लिए आया है कि आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। आपको रिटर्न फाइल नहीं करनी है। कब रिटर्न फाइल नहीं करनी है? जब एक सीनियर सिटीजन के पास जिसकी एज 75 ईयर्स या उससे ज्यादा की है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम है? उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी इनकम है? पेंशन इनकम है। और ये पेंशन इनकम उसकी आती है, लेट सपोज एसबीआई के पास। ये पेंशन इनकम उसकी आती है लेट सपोज एसबीआई के पास। तो एसबीआई क्या करेगा? एसबीआई इस पेंशन इनकम पे टैक्स निकालेगा, उस टैक्स की 12 किस्तें बनाएगा और वो अपना टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। इस टैक्स की 12 किस्तें बनाएगा और गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। इस सीनियर सिटीजन को केवल डिक्लेरेशन देना है एसबीआई को कि मेरे पास कोई भी इनकम नहीं है अदर देन पेंशन इनकम, आप मेरा टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर दो सो दैट मुझे रिटर्न फाइल ना करनी पड़े। बात समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो और आपके पास सिर्फ पेंशन इनकम है जो कि आपके पास एसबीआई में आती है, तो आप एसबीआई से बोल सकते हो कि साहब आप मेरी इस पेंशन इनकम पे टैक्स कंप्यूट करो और उसकी 12 किस्तें बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर दो। अगर ऐसा कार्यक्रम हो रहा है तो 194P एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगर सीनियर सिटीजन के पास पेंशन इनकम के अलावा हाउस प्रॉपर्टी में भी इनकम है, कैपिटल गेन में इनकम है, तो फिर 194P एप्लीकेबल नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि सीनियर सिटीजन के पास पेंशन इनकम एसबीआई में आ रही है और एसबीआई में ही उसके पास एक एफडी अकाउंट है, उसके पास एक सेविंग्स अकाउंट है जहां से उसको इंटरेस्ट मिलता है। ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सीनियर सिटीजन के पास पेंशन इनकम एसबीआई में आती है, तो एक इनकम उसके पास पेंशन इनकम है और एसबीआई में उसके पास एफडी का अकाउंट है, उसके पास सेविंग्स अकाउंट है जिस पे उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर ये दो इनकम है सीनियर सिटीजन के पास तो 194P एप्लीकेबल हो जाएगा। एसबीआई इस सीनियर सिटीजन के बिहाफ पे टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर देगी और फिर इस सीनियर सिटीजन को रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इस सीनियर सिटीजन के पास अदर इनकम है हाउस प्रॉपर्टी में, कैपिटल गेन में, या फिर इस सीनियर सिटीजन के पास एक और बैंक अकाउंट है, कैनरा बैंक अकाउंट, देन इन दैट केस 194P एप्लीकेबल नहीं होगा। आसान शब्दों में बताऊं एक बार फिर आपको, 194P कब एप्लीकेबल होगा? जब आपके पास पेंशन इनकम है ओनली, या फिर आपके पास इंटरेस्ट इनकम है जो कि आपको मिलती है स्पेसिफाइड बैंक से, जो कि आपको मिलती है स्पेसिफाइड बैंक से। स्पेसिफाइड बैंक कौन सा बैंक है? जहां पर ये पेंशन इनकम क्रेडिट हो रही है। स्पेसिफाइड बैंक कौन सा बैंक है? जहां पर ये पेंशन इनकम क्रेडिट हो रही है। इसके अलावा आपके पास ना तो कोई इनकम है, इसके अलावा आपके पास ना तो कहीं बैंक अकाउंट है। तो अगर एसबीआई में आपकी पेंशन आती है और एसबीआई से ही आपको इंटरेस्ट मिलता है तो भाई साहब 194P लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पेंशन के अलावा और इनकम है, या फिर आपके पास पेंशन इनकम है और एसबीआई से इंटरेस्ट इनकम है, कैनरा बैंक से भी इंटरेस्ट इनकम है, तो फिर इस केस में आपका 194P नहीं लग पाएगा। ठीक है, 194P पेंशन के ऊपर लगता है along with interest on बैंक अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट आपका कौन सा हो सकता है? एफडी का इंटरेस्ट हो सकता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो सकता है। पेयर कौन होगा? पेयर होगा नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक। नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक का मतलब क्या हुआ? एक बैंक जहां पर पेंशन अकाउंट आती है। टीडीएस किस रेट से कटेगा? टीडीएस एवरेज रेट से कटेगा। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि रेसिडेंट इन इंडिया है और उसकी एज 75 ईयर या उससे ज्यादा है, उसके पास पेंशन इनकम है एंड नो अदर इनकम एक्सेप्ट
interest income received or receivable from any account maintained by such individual in the same specified bank in which he is receiving his pension income and he furnishes a declaration to the specified bank. बोलिए सर, कुछ समझा कि नहीं? कुछ समझा कि नहीं? मिस्टर एक्स से, मिस्टर एक्स हैं, इनके पास पेंशन इनकम आती है 6 लाख रुपए की एसबीआई में। इनके पास पेंशन इनकम आती है 6 लाख रुपए की एसबीआई में। इनके पास एसबीआई के अंदर ही इंटरेस्ट ऑन एफडी है 1,30,000 रुपए का। इनके पास इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट है 40,000 रुपए का। ठीक है, मिस्टर एक्स रेसिडेंट है और ये 75 इयर्स के हैं। तो इस केस में अगर इनके पास कोई अदर इनकम नहीं है एंड इनके पास कोई भी अदर बैंक अकाउंट नहीं है, इनके पास कोई भी अदर इनकम नहीं है, मतलब पेंशन इनकम, एफडी, सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट आ रहा है फ्रॉम एसबीआई, इन दो इनकम के अलावा कोई इनकम नहीं है और एसबीआई के अलावा इनके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है। तो इस केस में 194P लग जाएगा। 194P जब लगेगा तो क्या होगा, एसबीआई कंप्यूट करेगी किसकी इनकम, इनकम ऑफ मिस्टर एक्स। अब जब इनकम निकालेगी मिस्टर एक्स की तो सैलरी हेड में पेंशन इनकम लिखी जाएगी, सैलरी हेड में पेंशन इनकम लिखी जाएगी 6 लाख रुपए की। इस 6 लाख में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 रुपए की, 5,50,000 की इनकम आ गई। अदर सोर्सेस में आपके पास इंटरेस्ट लिखा जाएगा एफडी पे, सेविंग अकाउंट पे 130 एंड 40, 170 की इनकम आ गई। टोटल आपके पास 7,20,000 का जीटीआई आ गया। आप सीनियर सिटीजन हो, 80 टीटीबी में आपको 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। आपकी टोटल इनकम 6,70,000 रुपए की निकल आएगी। 6,70,000 पे अगर आप टैक्स निकालोगे तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं जाएगा, अगले 2 लाख पे 10,000 जाएगा, 1,70,000 पे 20% जाएगा। टोटल अगर आप टैक्स निकालोगे तो टैक्स बनेगा 45,760। ये 45,760 की क्या बन जाएंगी बेटा, 12 किश्तें बन जाएंगी। मतलब कि एसबीआई क्या करेगी, एसबीआई क्या करेगी, 3813.33 किसके बिहाफ पे जमा करेगी, किसके बिहाफ पे जमा करेगी, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे जमा करेगी, मिस्टर एक्स के बिहाफ पे जमा करेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और मिस्टर एक्स को कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी, 194P लिख जाएगा और इनको कोई भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मिस्टर एक्स कहें कि बाबू मेरे पास तो पेंशन इनकम भी है 6 लाख रुपए की, मेरे पास एसबीआई से इंटरेस्ट आता है एफडी पे 1,30,000 का, सेविंग्स अकाउंट पे 40,000 रुपए का, और ना मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी भी है और उस पे मेरे पास रेंट आता है लेट से 3 लाख रुपए का। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब 194P नहीं लगेगा, 194P नहीं लगेगा। पेंशन इनकम सैलरी इनकम होती है, इस पे 192 के अंदर टीडीएस कटेगा, इसके अंदर 192 के अंदर टीडीएस कटेगा। इंटरेस्ट आ रहा है आपके पास एसबीआई से, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194A पे टीडीएस कटेगा। हाउस प्रॉपर्टी पे आपके पास 2,40,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, 194I पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा मिस्टर एक्स को अपना रिटर्न खुद फाइल करना पड़ेगा, मतलब रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। समझे कि नहीं। अब दूसरी चीज ले लो, मिस्टर एक्स कहते हैं कि मेरे पास पेंशन इनकम आ रही है 6 लाख रुपए की, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन एफडी आ रहा है, 2 जगह पे एफडी करा के बैठे हैं, एसबीआई के पास भी और कैनरा के पास भी। एसबीआई इनको 1,40,000 रुपए देती है और कैनरा बैंक इनको 30,000 रुपए देती है। तो अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट नहीं है, 2 बैंक अकाउंट हैं। अब अगर तुम्हारे पास 2 बैंक अकाउंट हैं तो मतलब फिर से 194P एप्लीकेबल,
नहीं हो पाएगा। इस 6 लाख पे 194 सॉरी इस 6 लाख पे 192 पे टीडीएस कटेगा। ठीक है, एसबीआई तुमको 50,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट दे रही है तो एसबीआई क्या करेगी, 194A पे टीडीएस काटेगी। कैनरा बैंक तुमको 50,000 रुपए से कम का इंटरेस्ट दे रही है तो इस 30,000 पे कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बोलो राजा बेटा, क्लियर हुआ? 194P मेरे राजा बेटा, 194P क्लियर हुआ? सिंपल है, सिंपल है। पेंशन इनकम और स्पेसिफाइड बैंक से इंटरेस्ट इनकम, ये दो इनकम के अलावा तीसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। एक बैंक अकाउंट के अलावा दूसरा बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए जिसकी एज 75 या उससे ज्यादा की है तो 194P लग जाएगा। स्पेसिफाइड बैंक एवरेज रेट से क्या करेगा, टीडीएस काटेगा और कहीं पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर 194P की कंडीशन पूरी नहीं हुई तो रिटर्न भी भरनी पड़ेगी और रिस्पेक्टिव सेक्शंस के अंदर आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा। आ जाओ सर, आगे बढ़ते हैं और लास्ट सेक्शन की बात करते हैं 194Q की। 194Q की परचेज ऑफ गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 से 194Q एप्लीकेबल किया गया है। 1 जुलाई 2021 से 194Q एप्लीकेबल किया गया है। यह कहता है कि अगर तुम साल भर में परचेज करते हो गुड्स, कितने रुपए से ज्यादा परचेज करते हो गुड्स 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो इस केस में तुम्हें 0.1% से टीडीएस काटना है ऑन पेमेंट एक्सीडिंग 50 लाख। 50 लाख के ऊपर जब तुम पेमेंट करोगे तब तुम 0.1% से टीडीएस काटोगे। इफेक्टिव कब हुआ बेटा, इफेक्टिव कब हुआ 1 जुलाई 21 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 तक 194Q नाम की कोई भी चिड़िया 194Q नाम की कोई भी चिड़िया नहीं थी। 194Q नाम की कोई भी चिड़िया नहीं थी। बोलिए सर, है थी कि नहीं थी? है थी कि नहीं थी? 1 जुलाई 21 से ये सेक्शन आया है, इसका मतलब 194Q 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21, 1 जुलाई 21 से 31 मार्च 21। केस नंबर 1, तुमने यहां पे 10 लाख के गुड्स खरीदे, यहां पे 20 लाख के गुड्स खरीदे। साल भर में तुमने कितने के गुड्स खरीदे? साल भर में तुमने कितने के गुड्स खरीदे? 30 लाख रुपए के। क्या 194Q लगेगा? क्या 194Q लगेगा? नहीं लगेगा। केस नंबर 2, तुमने 1/4/21 में 20 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। तुमने 1/4/21 से 30 जून 21 तक 20 लाख रुपए के गुड्स खरीदे और तुमने 1 जुलाई 21 से 31 मार्च 21 तक 40 लाख रुपए के गुड्स खरीदे। तुमने टोटल में गुड्स कितने के खरीदे? तुमने टोटल में गुड्स कितने के खरीदे? तुमने टोटल में गुड्स कितने के खरीदे बेटा? तुमने टोटल में गुड्स कितने के खरीदे बेटा? 60 लाख रुपए के। तो टीडीएस कितने पे कटेगा? 0.1% कटेगा ऑन 10 लाख, 50 लाख के ऊपर, ऑन 10 लाख 50 लाख के ऊपर। ध्यान से देखना अभी। केस नंबर 3, केस नंबर 3, तुमने 50 लाख के गुड्स यहां पे खरीदे, 40 लाख के गुड्स यहां पे खरीदे। साल भर में कितने के गुड्स खरीदे? साल भर में कितने के गुड्स खरीदे? 90 लाख के, 90 लाख के, ठीक है ना। तो टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस कितने पे कटेगा? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। केस नंबर 4, गलती मत करना।
तुमने यहां 60 लाख के गुड्स खरीदे और यहां तुमने 2 लाख के गुड्स खरीदे, टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस कितने पे कटेगा? टीडीएस कितने पे कटेगा? 0.1% कटेगा ऑन 2 लाख। सर ये क्या गजब है, ये क्या गजब है? ये गजब इसलिए है क्योंकि 1 अप्रैल 21 से लेकर 30 जून 21 तक तो 194 क्यू था ही नहीं। 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 के बीच में तो 194 क्यू था ही नहीं कि था। तो अगर आप 1 जुलाई 21 से पहले 50 लाख से ज्यादा का गुड्स खरीद चुके हो तो उस केस में उस पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा, लेकिन 1 जुलाई 21 से जैसे ही खरीदोगे उस पे टीडीएस लग जाएगा। बात समझा कि नहीं? बात समझा कि नहीं? सर तो प्रीवियस केस में कैसे 40 लाख पे हुआ? तो क्या दिक्कत है बेटा? 50 लाख तक नहीं लगेगा ना, 50 लाख तक नहीं लगेगा, 50 लाख तक नहीं लगेगा, 40 लाख पे लग जाएगा। अब तुमने यहां पे 60 लाख का खरीद लिया तो 60 पे नहीं लगेगा, 60 पे नहीं लगेगा, लेकिन 2 लाख पे तो लगेगा ना। बात समझा कि नहीं बेटा? चारों केसेस क्लियर हुए? सब बच्चों को चारों केसेस क्लियर हुए? एग्रीगेट में देखेंगे, एग्रीगेट में देखेंगे। सर पर 62 क्यों? अरे भाई तुम्हारी एग्रीगेट परचेज तो 62 लाख है, तुम्हारी एग्रीगेट परचेज तो 62 लाख है, लेकिन उस 62 में से 60 तो उस पीरियड में हुई जिस पीरियड में 194 क्यू था ही नहीं। 62 में से 60 उस पीरियड में हुई जिस पीरियड में 194 क्यू था ही नहीं, तो केवल 2 लाख पे ही तो लगाएंगे। केस नंबर 2 पे 40 लाख पर टीडीएस कटेगा ना? क्यों भाई शिवानी जी? 50 लाख के ऊपर जब जाएगा तो टीडीएस कटेगा, 50 के ऊपर जब जाएगा तो टीडीएस कटेगा ना, ऑन पेमेंट एक्सीडिंग 50 लाख। तुमने साल भर में 60 लाख की करी, साल भर में 60 लाख की करी, मतलब इस 20 पे तो वैसे भी नहीं लगना था, इस 40 में से भी 30 बच गए क्योंकि 50 लाख तो लगना ही नहीं है, केवल 10 लाख पे लगेगा। ओके एवरीवन, अगर 2 लाख की जगह 20 लाख रहता तो 20 लाख पे लग जाता। एक बच्चा कह रहा है सर यहां पे 2 लाख की जगह अगर 20 लाख होता तो तेरा टोटल 80 लाख होता, फिर भी इस वाले 60 पे नहीं लगता, फिर भी इस वाले 60 पे नहीं लगता क्योंकि ये उस पीरियड का है जिस पीरियड में 194 क्यू नहीं था। तो फिर 20 लाख रुपए के ऊपर आप लगा रहे होते 0.1%। ओके टू एवरीवन? ओके टू एवरीवन? ठीक है, इसके नीचे कुछ जो बातें दी, अच्छा पहले समझा देता हूं। टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस काटेगा बायर। टीडीएस कौन काटेगा? टीडीएस काटेगा बायर। किस रेट से काटेगा? 0.1% से काटेगा ऑफ सम एक्सीडिंग 50 लाख, 50 लाख के ऊपर 0.1%। कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर एग्रीगेट परचेस अप टू ₹50 लाख है इन द प्रीवियस ईयर। कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर आपका एग्रीगेट परचेस है 50 लाख। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यहां पे बायर का मतलब क्या है? कौन बायर टीडीएस काटेगा? तो बायर का मतलब बड़ा बायर। बड़ा बायर कौन है सर? बड़ा बायर वो है, बड़ा बायर वो है जिसका टोटल सेल्स या फिर ग्रॉस रिसीट या फिर टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एक्सीड करता है 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द परचेज ऑफ गुड इज कैरिड आउट। तो अगर पिछले साल आपका टर्नओवर 10 करोड़ एक्सीड करता है और आप इस साल 50 लाख से ज्यादा के परचेजेस करते हो तो आपके ऊपर 194 क्यू लग जाएगा। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, करंट ईयर की एग्रीगेट परचेस। पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ था, इस साल की एग्रीगेट परचेस 60 लाख की है। बताइए 194 क्यू लगेगा कि नहीं लगेगा?
194 क्यू लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सर बायर बड़ा बायर नहीं है। आपका पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ है, इस साल 60 लाख है, 194 क्यू लगेगा? 194 क्यू लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर एक्सीड करने की बात करता है, 10 करोड़ एक्सीड करना चाहिए, ठीक है ना। अब अगर तेरा टर्नओवर 11 करोड़ है और तेरी परचेस 40 लाख की है, तेरा टर्नओवर 11 करोड़ का है लेकिन तेरी परचेस 40 लाख की है, नहीं लगेगा। तेरा टर्नओवर 11 करोड़ का है, तेरी परचेस 50 लाख की है, तेरा टर्नओवर 11 करोड़ का है, तेरी परचेस 50 लाख की है, नहीं लगेगा। तेरा टर्नओवर 11 करोड़ का है, तेरी परचेस 60 लाख की है, तेरी परचेस 60 लाख की है, जिसमें से 20 लाख तूने करी थी अप टू 30 जून 21 और बाकी की 40 लाख तूने करी है जुलाई टू मार्च। तो इस केस में 194 क्यू लगेगा, 10 लाख का 0.1%, ठीक है। पिछले साल तेरी सेल 11 करोड़ रुपए की थी, इस साल तूने 60 लाख की परचेस करी, जिसमें से 56 लाख तूने परचेस करी थी अप टू 30 जून 21 और 4 लाख की तूने परचेस करी है जुलाई से लेकर मार्च तक की। तो इस केस में क्या होगा? 194 क्यू लगेगा, 194 क्यू लगेगा, लेकिन 4 लाख का 0.1% लगेगा, क्योंकि आप 50 लाख ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हो उस पीरियड में जिस पीरियड में 194 क्यू नहीं था। इस पीरियड में 194 क्यू नहीं था। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, ठीक है। बड़ा बायर बड़ी परचेस पे टीडीएस काटेगा जब पेमेंट करेगा या फिर जब बुक्स में उसको क्रेडिट करेगा, जब पेमेंट करेगा या जब उसको बुक्स में क्रेडिट करेगा। इसके बाद नीचे ये कुछ प्रोसीजरल चीजें हैं, ये आप लोग सेल्फ करेंगे, इससे इंस्टीट्यूट कुछ पूछता नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज सेक। एग्जाम पर्पस के लिए 194P एंड 194Q सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, बाय टू एवरीवन।